जी आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ बी अटेंटिव। अच्छा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इधर थोड़ा सा यार ध्यान कीजिएगा प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार हम ये करते हैं कि एक इंट्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, ठीक है। उसमें ये जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं, आपका नेम, आपकी क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन और ये कोर्स आप क्यों कर रहे हैं CDMM, और SEO के बारे में आपको प्रायर क्या नॉलेज है। जी आप स्टार्ट करें। मोहम्मद असीफ और क्वालिफिकेशन मेरी है BBA से, मतलब कि उसकी किया था। फ़ाइन। अभी BBA कहाँ से कर रहे थे? मैं मुल्तान से। फ़ाइन, ठीक है, सही है। अभी मैं शॉप है मेरी कपड़े की, ठीक है, तो ये इसका एक शॉप था साथ में कंप्यूटर। फ़ाइन, ठीक है। लर्निंग का आपको शौक है, ठीक है। SEO के बारे में पहले से कुछ पढ़ा, कुछ सुना? सही ये सुना है कि मतलब कि जो रैंक फर्स्ट पेज पे करने के लिए ठीक है, वेबसाइट्स को। सही है। और इसके अलावा कुछ टेक्निक्स वगैरह कुछ स्टडी की हुई है? नहीं, वो नहीं सही है, खास ठीक है, फ़ाइन। अच्छा, और ये क्यों करना चाह रहे हैं? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या ऑनलाइन बिजनेस को वो प्रमोट भी करना और है? फ्रीलांसिंग के लिए। फ्रीलांसिंग, चलिए, ठीक है जी। आप? मैंने बुलाया वाहन है और क्वालिफिकेशन मेरी BS इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अच्छा, माशाल्लाह। कहाँ से? नाम से। अच्छा, वेरी गुड। प्रोफेशन कोई नहीं है। कब आपने किया था? 2015 में। 2015 में। तो अभी आप क्या कर रही हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद? सर मैंने लैंग्वेज कोर्स किया था एक। सही है, फाइन, ठीक है। इसके अलावा मैंने सिलाई कोर्स किया था। फ्यूचर प्लान्स क्या आपके? सर ये कि बाहर अब्रॉड जाना चाहती हैं? फाइन, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है कोई माइंड सेट? आगे थोड़ा सा। सही है। SEO के बारे में पहले कितना आपने? अच्छा, ये SEO का जो सेशन है, इससे पहले आपने कौन कौन से मॉड्यूल्स कर लिए हुए हैं? आई थिंक वर्डप्रेस डेवलपमेंट का कर लिया आप लोगों ने, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कर लिया है, और SEM गूगल एड्स ये कर लिया आपने। वो आपको किन्होंने करवाया था? सर अली रज़ा। ये क्लासेस वाले लड़के से हैं ज़्यादा। अच्छा, फाइन, ठीक है, सही। तो अली रज़ा क्या कर रहे हैं वैसे? मेरा उनके साथ कोई इंटरेक्शन है नहीं। इनके बाय प्रोफेशन वो एंटरप्रेन्योर हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? फ्रीलांसिंग करती हैं, ठीक है, सही है जी। आप? सर मेरा नाम आफताब है और सर मेरा बैकग्राउंड जो अकाउंट से रिलेटेड था। फाइन, ठीक है। लेकिन वो मतलब कि इतना एक बंदा होता है ना सेटिस्फाई। करियर स्विच करना चाह रहे हैं? तो ऑलरेडी मैंने वेब डेवलपमेंट की कोर्सेज की हैं, इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सही है। तो ये यूट्यूब का चैनल वगैरह की मार्केटिंग, तो उसके लिए अपडेट और अपनी वेबसाइट्स को अपडेट कैसे करना है। सही है। इंटर्नशिप्स कहाँ से कर रहे हैं? ये आर्फा फाउंडेशन। 9th फ्लोर ऑफिस में। ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट है? फाइन। ये आप? SEO के बारे में क्या कोई नॉलेज है? एनी नो हाउ? हैशटैग वगैरह पढ़े थे बस। सही है जी। आप? और BBA कर रहा हूँ सुपीरियर से। अच्छा, ठीक, वेरी गुड। और डिग्री को वैल्यू देने की जो फाइन। BBA इन मार्केटिंग, यस सर। सही है। SEO के बारे में कोई नॉलेज? फ्यूचर प्लान्स विद इन नेक्स्ट 5 years अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं? ये अपना स्टार्टअप स्टार्ट यानी कि अपना स्टार्टअप कोई कॉन्सेप्ट है यूनिक आपके पास? अभी इतना नहीं है, लेकिन अभी उस पर काम कर रहे हैं। ठीक जी। आप? जी सलाम, मेरा नाम सनम मलक है। मैं पिछले 23 साल से अमेरिका में था। मेरी सबसे लंबा प्रोफेशन रिसोर्स मैनेजमेंट में था, KPMG पे पब्लिक अकाउंटिंग फर्म में। IT कंसल्टेंट्स को के जैसे उनके कोऑर्डिनेट करता था उनकी स्टाफिंग में। उसके बाद वो मैंने छोड़ के ज़रा जॉब जब बिज़नेस या फ्रीलांस साइड किया तरफ इंटरेस्ट लेके ई-कॉमर्स कंपनी थी, उसके साथ बिज़नेस फ्रेंचाइज था, तो वो अभी तक है। उसकी वजह से ज़रा सा डिजिटल मार्केटिंग का। ई-कॉमर्स कंपनी पाकिस्तान की या बाहर की? बाहर की है?
नेटवर्क मार्केटिंग की है, नेटवर्क मार्केटिंग, ई कॉमर्स और रिटेल, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स। सही है। अपनी वेबसाइट है या वो फ्रेंचाइज है, तो वो बेसिकली आप उनके एज अ वेंडर? एज अ व्हेन यू बिकम अ पार्टनर, फिर आप वो सारा आपको दे देते हैं। फाइन, ठीक वो है। बेसिकली पोर्टल है कि सब उसका नाम ही shop.com है। Shop.com, से हर चीज़ शॉपिंग होती है। फाइन। और ये उनके अपने भी किन होते हैं, उनके अपने प्रोडक्ट्स भी ज़रा से होते हैं और बाकी भी होते हैं। मार्केट प्लेस भी है और उनकी अपनी इन्वेंट्री भी है? और बेसिकली बस पॉइंट ये है कि जो भी कंपनी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो भी सेल्स या परचेसिंग सारा कुछ है वो लिंक होता है, सबको बेनिफिट होता है। फाइन, ठीक है। वो उसकी वजह से फिर वो भी वहाँ पे है, लेकिन मुझे पता है उस तरह की चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी है। यहाँ पे भी एक ग्लोबली वैसे भी हटगा नहीं इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं? जी, तो बस उसकी वजह से मुझे जैसे वो ऑपरेट करता है उसको समझने के लिए ये मैंने सारा किया। वैसे भी मुझे दुनिया में यही नज़र आ रहा है कि इन डिजिटल मार्केटिंग के बाहर आप नहीं जा सकते, यू नीड टू नो दिस। सही है। तो और सर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सा बस मुझे पता है कि जॉब हंटिंग भी मैं कर, तो जॉब हंटिंग में एसईओ का एसईओ एवरीबडी नीड एन एसईओ, और वो उसमें जैसे ट्रेनिंग वगैरह भी डीपर होती जा रही है। बस यही है, मुझे इसका अंदाज़ा है कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंट है फ्यूचर में, कि आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ऑनलाइन। ऐसे ही है। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में बैचलर्स किया है बाहर से, अभी मास्टर्स नहीं किया, लेकिन मास्टर्स अगर मैं करूँगा तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड में करूँगा। यहाँ पे भी एक प्रोग्राम था, ज़बरदस्त, देखेंगे अभी ज़रा लाइफ की शक्ल बनते हैं। चलो, नाइस टू मीट यू। जी आप? सर मेरा नाम असद बिन आमिर है और मैंने BBA ऑनर्स किया है फाइनेंस में और करंटली मार्केटिंग। कहाँ से किया? लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, LSE से। फाइन, ठीक है। और इसके बाद आई एम वर्किंग इन मार्केटिंग फील्ड। कब किया आपने? 2010। फाइन, ठीक है, सही। करंटली मैं हार्वेस्ट ग्रुप है यहाँ पर, उसमें जॉब कर रहा हूँ, मार्केटिंग रिलेटेड जॉब कर रहा हूँ और डिजिटल मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट है, तो इसलिए ये कोर्स। जी आप? आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका गुड नेम? मेरा नाम शरोल नदीम है और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है। कहाँ से? एपटेक्स से। फाइन, ठीक है। और O लेवल मैंने कंप्लीट किया हुआ है पूरा किम्स से। फाइन, ठीक है, सही है। और अभी करंटली आप क्या कर रहे हैं? करंटली मैं जो हूँ वो अभी तो यही कोर्स कर रहे हैं और अभी। फाइन, ठीक है। SEO के बारे में कोई नो हाउ है आपको पहले से? SEO जी आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नुमान है। मैंने ग्रेनिच यूनिवर्सिटी कराची से BBA ख़त्म किया है और मैं ऑन एंड ऑफ फॉर द पास्ट 5-6 years एज अ कंटेंट राइटर काम करता रहा हूँ। तो आई हैव बीन वर्किंग अंडर एन SEO। कहाँ पे काम कर रहे थे आप? आखिरी मेरी जॉब थी गुरु ट्रैक्स पे। इंशाल्लाह आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब ऑन मंडे एट सदीक ट्रेड सेंटर्स जेम पॉइंट ऑफ सेल। फाइन, ठीक है। जॉब हंटिंग सर, दे हैव लॉट्स ऑफ। फाइन, ठीक है। और SEO के बारे में तो आपको पहले से आइडिया होगा, कीवर्ड्स के बारे में। जी सर, कीवर्ड कीवर्ड्स को डेंसिटी, कैसे कीवर्ड इनकॉर्पोरेट करना है। जी, वो Fine. मेटा डिस्क्रिप्शन और सही है, ठीक है। बट आपको एक चीज़ बताऊँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कॉन्सेप्ट है ना डिजिटल मार्केटर का, वो ये नहीं है कि जैसा हमारे कंट्री में है ना कि जी SEO का बंदा लेता है, कंटेंट राइटर लेता है। वहाँ पर कैसा भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे SEO का जो बंदा होता है वो कंटेंट राइटर भी होता है और कंटेंट राइटर के साथ में SEO भी होता है। जी ठीक है। अभी अजान हो रही है तो बेसिकली जल्दी ये फजीलत थी सारी।
ये आपका CV है। हाँ, इस पर मेरी इंफॉर्मेशन। कितनी लेफ्ट साइड है ये रोज? हाँ जी। अच्छा जी, तो अभी आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हमारी नमाज की ब्रेक है। उसके बाद मैं इंशाल्लाह नमाज का अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगा और हम अपना सेशन स्टार्ट जी। बाकी सबका इंट्रोडक्शन हो गया, आप अपने इंट्रोडक्शन करवा दें। इमरान जी, इमरान साहब, आपकी क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन क्या? जर्नलिज्म। जी, जर्नलिज्म, फाइन, ज़बरदस्त। और अभी बाय प्रोफेशन अभी आप क्या कर रहे हैं? SEO कर रहे हैं? कहाँ से? नहीं, अब वो तो अभी तो आप यहाँ पे लर्न कर रहे हैं ना, तो बाय प्रोफेशन कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? जी जॉब कर कहाँ पे? सॉफ्टवेयर हाउस। फाइन, वेरी गुड। और कितना अर्सा हो गया आपको जॉब करते हुए? तकरीबन हो गया 2 years। फाइन, ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर हाउस है, उनके क्लाइंट्स हैं, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हैं? किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? उनकी अपनी वेबसाइट। उनके अपने इंटरनेशनल उनकी टारगेटिंग है या जस्ट किसी स्पेसिफिक कंट्री को वो कर रहे हैं? पाकिस्तान उनकी मेन डोमेन है। ई-कॉमर्स की वेबसाइट है या कोई दूसरी? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। और आपकी वहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑन पे, जॉब पे, जैसे किचन एवरीथिंग आप देख रहे हैं, आप उसको लीड कर रहे हैं जिसकी ऐसी को कैसा नहीं, इसका मतलब कि आपको काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली। अब यहाँ पर आप हैं अपनी नॉलेज को फर्दर रिफाइन करने के लिए। कैसे 2 साल हो गए आपको काम करते हुए? अच्छा जी। और नॉलेज तो आपको SEO के बारे में काफ़ी अच्छी खासी होगी, ऑन पेज, ऑफ पेज, वेरी गुड। चले यार, नमाज की ब्रेक है, तो इंशाल्लाह नमाज के बाद फिर हम लोग आते हैं। जी, पेज को ऑप्टिमाइजेशन करना, उसको कैसे हैंडल करते हैं इंशाल्लाह वो वगैरह, वो सब मुझे आता है। ज़बरदस्त। नमाज के लिए आ जाइए, फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। पहले तो दिखाया था किसी भी MashaAllah, that's really good. मैं कैफेटेरिया से होकर सिगरेट पीती हूँ, कोक पीती हूँ। सिगरेट
अरे ये Yes, should I leave my bag here and go? Is that a good idea or should I take it? Good idea. कोई काम करना हो तो हाँ जी। कर देंगे। मैंने कह रहा इधर कोई नहीं जगह है मैं अभी ज़रा हवा खा के आ रहा हूँ। बैठे रहे क्या होता है ठीक है। जब ब्रेक है तो मैं ब्रेक लूँगा। ये भी ब्रेक ही है बैठे हो इस वक्त ब्रेक 2 साल पहले कितने का था खुद ही समझ रहा इनकी शक्ल से स्टार्ट करो 2 साल पहले 98 99 तक का वीडियो एनिमेशन बस कैम्पेशिया पे पढ़ाया था जिससे वीडियो को एडिट करते हैं। हाँ बस यही बताया और यूट्यूब पे ऑप्शंस को बताया था लेबल कैसे लेबल कैसे करते हैं और अपने चैनल को कैसे बढ़ना है चैनल को कैसे आप कर सकते हो चैनल पे अपलोड कैसे करते हो आधा कप नाम और अच्छा हल्की चीनी और वेबसाइट पे लिंक है देखिए आया जी यूट्यूब पे हो गया नहीं यूट्यूब पे आपके यूट्यूब पे खत्म होगा और फिर वापस की जांच के बाद जुलाई माइक इधर इधर से अच्छा ये किसी का माइक ऑन था हाँ वही लोग एक सेकंड भी गुजरे चैट नहीं बैठे रहे 8-9 बजे 8:30 तक एक सेकंड में चैट नहीं बैठे थे एक एक पूछ लो 4-5 वर्ड की पूछ लेते एक लाइन नेट से देख लो पर प्लान करो तुम बार-बार प्राइस उसका नाम क्या नाम भाई चुप करो सरफेस है बता देते हैं और रात को 1 बजे आ रहे होते हैं बाहर नहीं आ रही बाहर क्या खबर ही आया पाकिस्तान के अंदर रात के 1 बजे सुबह में 4-5 अब सुबह के 4-5 बजे मैं उठाऊंगा रिप्लाई करके सुबह मैं देखता हूँ मैं 4 बजे मैसेज आया रिप्लाई को क्या पागल पड़ रहे मैंने ऑलवेज ओपन रखा है मैंने ऑलवेज ओपन रखा है ना फेसबुक पे इसलिए Instagram भी
एक का 2 से 6 लोग हैं। अब एक को किया, एक को बोला मैंने डिटेल भेजी अपने बैंक की सारी, बैंक की जैसी बाकी बिजनेस चला चला रहा हूँ क्यों? इसमें देखो अलग अच्छा हाँ नहीं मैं तो वैसे मैं तो क्या करता है प्रोसेस के पास बिजनेस नहीं चलाता मैं बिजनेस चला रहा हूँ तो असली शर्ट्स बेच रहे हो ऑब्वियसली। अच्छा हाँ मैं भी कर रहा हूँ मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मैं क्यों नहीं बेचूँ? मैं तो कह रहा था कि बस प्रोसेस करता हूँ बिजनेस स्टार्ट करना तो प्रोसेस आपको स्टार्ट करना मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, मैंने अपनी कंपनी की पॉलिसी भी रख ली है। 1.5 लाख का भी है। पॉलिसी कैसे ये पॉलिसी है। नहीं वो उसमें पॉलिसी भी खुद बनानी पड़ती है। लॉयर की नीड होती है नहीं, कंसल्ट करना नहीं, पड़ता किसी को नहीं कंसल्टेशन नहीं करनी जी नहीं, आपको अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है। 85,000 किसी की वेबसाइट जाओ, किसी की वेबसाइट जाओ, उन्होंने अपनी कंपनी पॉलिसी रखी हुई है ना, कॉपी करो उसको और edit करो। जो आपने रखी है, इनसाइट आपके पास आनी आपकी अपनी इमेजिनेशन होनी चाहिए। क्या आपने अपनी वर्डिंग क्या रखनी है? मैं रख दी। नहीं और कमीशन कितनी रखनी है आपने? भैया हर कंपनी की अपनी कमीशन होती है। क्या कस्टमर से आप कपड़े आपके तो आपने कस्टमर से कितने कस्टमर से कितना लोगे? अच्छा उसमें कमीशन भी आते हैं जो कॉस्ट कस्टमर बर्दाश्त करता है उसमें आप कमीशन 5%, 10%। यानी कि अगर दूसरे बंदे हमें सूट देंगे और उनके सेल हो जाएंगे तो 5%, 10% पे दोगे ना उनको, क्या नहीं लोगे मुझसे? तो ये पॉलिसी है हमारी। मैं आपको पॉलिसी नहीं पढ़ाता हूँ। बेच सकते हैं ये पॉलिसी स्मॉल पिक्चर्स ऑफ आइटम इनके जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है? परचेज प्राइस एंड आस्किंग प्राइस परचेज प्राइस परचेज प्राइस जितने का खरीदा है ठीक है आस्किंग प्राइस और आस्किंग प्राइस यानी कि जितने का उन्हें बेचना है। मैंने अभी वेबसाइट ओपन की उसके ऊपर ना ऑरेंज शो कर रहा है तो अभी मैंने जितने का उन्हें खरीदा है और जितने का वो बेचना चाहती है। इनकी ओरिजिनल प्राइस क्या है? ओरिजिनल प्राइस और कितने का वो बेचना चाहती है। CSS फाइल में डायरेक्टली वहाँ पे जाके फाइल में देते हैं पोस्ट और तो फाइल ये फाइल इसमें मैंने देख लिया आल्फा ऑपरेशन स्लैश टेस्ट test3.css इसका कोड कहाँ पे देखना है वो वेबसाइट ओपन ये बिक गया उसकी डील हो गई थी लेकिन हमारी किस्मत खराब कंट्रोल F बिक गया। एन ने फ्री हमारे वहाँ आने से पहले ही बिक गया। चेंज करेंगे वेबसाइट नहीं दूसरा का पेज तो मिल गया इसके अंदर वो मतलब कि मेरे बैकग्राउंड जो कलर आपकी सेकंड लाइन में शो हो रहा है ना वो स्लैश 45 अच्छा है। बाय और सेल के लिए बाइंग और सेलिंग के प्लेटफॉर्म्स पे फेसबुक पे ये देखो ये पेज पे नहीं है ना, ये मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम। तो सर मतलब ये क्या है कैशे की है मतलब प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करते हैं बिजनेस
और ये आपके पास वो प्रोसेस का पता जब मैं पहले भी काम करता था ना इसके ऊपर CSS के ऊपर वो वेब सर्वर लोकल होस्ट पे तो तब भी यही प्रॉब्लम आती होती थी मैं ना पूरी CSS की जो फाइल की कोडिंग है ना CSS की प्रॉपर्टीज की वो पूरी कॉपी करके एक नई फाइल बना के उसके ऊपर पेस्ट करके उसका नाम लिंक का भी चेंज करता होता था लेकिन नई जैसे ताज़ा चीज़ वो CSS की देते हैं उस तरह से करने के बाद वो फिर वो लिख लेता है क्या मैंने तो सब कुछ भेज दी हाँ ब्लैक कलर लिखा ये हुआ मेरा है बैंक का वो है ना अकाउंट नंबर तो अब इसलिए रजिस्ट्रेशन में नहीं उसको होगा ना कि शायद मतलब शायद वो पैसे जी मिले सर यही इशू है लेकिन उसको रीन्यू वो करने ऐसा का क्या लैपटॉप वगैरह का किसका इशू है सर ये अपने अकाउंट की डिटेल्स आप देखिए अकाउंट की ज्वाइनिंग करी और ये देखो बस ये एक लैपटॉप है ये इसका है alpha clean vector spacing clean foundation spacing foundation dot over ये सर ब्लैक आ रहा है इसके ऊपर मेरी लैपटॉप पे अच्छी टेम्परेरी वो मतलब क्लियर कर रहा है मतलब कि ये लैपटॉप पुराना मेरा काफ़ी वर्जन तो इसकी वजह से तो नहीं शो हो रहा है ये डांटे नहीं ड्रामा है ड्रामा तो मतलब ही नहीं होते ये तो वो है इसका क्या हल मैं करूँगा नेक्स्ट टाइम मुझे ये प्रॉब्लम ना हो नेटफ्लिक्स जितने एपिसोड हैं उतने देख लूँगा बाकी यूट्यूब से देख लूँगा नेटफ्लिक्स टैक्स 1000 रुपीज़ 1 ईयर वेबसाइट में हाँ वो क्योंकि मुझे कोडिंग वगैरह मैंने चलिए मैं वो ट्राई करता हूँ मैंने तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के शुरू किया था मुझे ये नहीं पता था कि ये ड्रामा जो है ना इनके हिंदुइज्म कल्चर पे नहीं ये पूरा हिंदुइज्म कल्चर इधर एक ही वेबसाइट है मेरे ही ऊपर वाला ऑरेंज शो कर रहा है वो ब्लैक कर रहा है ये नहीं आपके हर बार ये शो कर रहा है नहीं मैंने बनाई है ना ये वाली वेबसाइट मैंने बनाई है तो मेरे ना वो कैशे का मसला है वो उसके अंदर मैंने उसको ये ऑरेंज कलर को ब्लैक कर रहा था कलर चेंज कर रहा था इसका वाइट क्योंकि लोगों के पैटर्न में वाइट था वो सही तब लगना तो वो मतलब कि ना उसकी चेंजिंग की तो वो ना कैशे का मसला आ रहा था उसके अंदर वो कलर भी मैं चेंज कर रहा था लेकिन मेरे लैपटॉप के अंदर वो चेंज नहीं हो रहा था बाकी सबके चेंज हो रहा है बाकी सब कुछ शो हो रहा है लेकिन मैं इसके ऊपर शो नहीं कर तीन हाथ वाली तलवार पकड़ी ये कलर वर्डप्रेस में नहीं है ये वो HTML CSS जावा इसका ड्रामा ये इतनी जगह पे ना बाकी सब के आ रहा ब्लैक लिखा हुआ मेरे ऊपर कलर ऑरेंज कोडिंग में हाँ और कलर एक्चुअली भी वही जो यहाँ बता रहा है वही आ रहा है यहाँ पे जो मेरे शो कर रहा है मेरे चेंज करने से भी आपके नहीं हो रहा है मेरे नहीं मेरे कुकीज़ वगैरह को सर ने बताया अभी मतलब एक है ना इस्लामाबाद में वो वेब पर हमारा हमने ये हेल्प है वो मसला वगैरह है पहले मैं इसकी पूरी फाइल कॉपी करके ना नई फाइल बना के उसके अंदर सेव करना चाह रहा उसका नाम चेंज करना चाह रहा था उससे हो जाना था ठीक लेकिन मैंने किया नहीं था मतलब कि ये हर दफ़ा इशू आता है थोड़ी सी भी चेंजिंग करनी है ना तो नई फाइल बनाओ सारा पेस्ट करके दोबारा सारा बड़ा मतलब
जी चलिए, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम बासित है, माय नेम इज़ बासित एंड आई हैव 10 years of experience in the field of SEO. I started my career in SEO in 2009 from zameen.com. वहाँ पर मैंने एज एन SEO अपना करियर स्टार्ट किया था। आई वर्क ओवर देयर फॉर 2 years. फिर उसके बाद एक सॉफ्टवेयर हाउस था eTechSol के नाम से, वहाँ पर मैंने 1 year काम किया। फिर मैंने रॉकेट इंटरनेट, आई जॉइन रॉकेट इंटरनेट। रॉकेट इंटरनेट का नाम सुना है आप लोगों ने? रॉकेट इंटरनेट दुनिया में यार ई-कॉमर्स के 3-4 बड़े प्लेयर्स हैं। उनके अंदर एक अली बाबा है, एक अमेज़ॉन है, एक नेस्पर्स है जो कि फ्लिपकार्ट को और ये स्नैपडील वगैरह को या सूक वगैरह के पीछे फंडिंग उसकी होती है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा प्लेयर है रॉकेट इंटरनेट जो कि जर्मन कंपनी है। तो पाकिस्तान में जो दराज और पीके ना, इसके पीछे जो पेरेंट कंपनी जो कि इन्वेस्टमेंट कर रही थी डैट वाज रॉकेट इंटरनेट। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स इंक्यूबेटर है जो कि करता ये है कि जो दुनिया में जो बड़े जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, बड़ी कंपनीज होती हैं लाइक अमेज़ॉन है, अली एक्सप्रेस है, उसी सेम मॉडल को उठा के वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाके अप्लाई कर देती है। ठीक है, उनके क्लोन बना देते एक पेरेंट कंपनी होती है, एक चाइल्ड कंपनी। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दराज.pk और केमू.pk एक वेबसाइट है, अगर आपको याद है। केमू.pk बेसिकली इन दोनों के पीछे जो इन्वेस्टर, जो पेरेंट कंपनी थी वो रॉकेट इंटरनेट थी। और रॉकेट इंटरनेट ने यानी कि जब हुआ ये कि केमू.pk की जो SEO जो है ना वो मैं कर रहा था। जब रॉकेट इंटरनेट पाकिस्तान में आया था, आई वाज अमंग द फर्स्ट 10 एम्प्लॉइज ऑफ रॉकेट इंटरनेट। आई स्टार्टेड ओवर देयर एज द SEO ऑफ केमू.pk। सो केमू की SEO पर मैंने अबाउट 4 years काम किया। और जब मैंने केमू को ज्वाइन किया था उस समय इनके कुछ 300 मंथली विजिटर्स थे, और जब मैंने क्विट किया था तो 1.5 मिलियन ऑर्गेनिक विजिटर्स थे। तो ये मेरी ज़िंदगी का, मेरे करियर का एक बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा zameen.com जिस वक्त मैंने उसको ज्वाइन किया था वो मेरी एक, यानी कि उस 2009 में ज़मीन को इतने लोग नहीं जानते थे। तो zameen.com और bayou.com इन दोनों की SEO पर मैंने काम किया हुआ है। फिर उसके बाद ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स जो ग्रुप है, जब यानी कि इवेंचुअली केमू को दराज में मर्ज कर दिया गया और अली बाबा ने दराज को आके एक्वायर कर लिया, तो फिर रॉकेट इंटरनेट के बाद आई ज्वाइन ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स एज डिजिटल मार्केटिंग हेड। वहाँ पर अबाउट 1 year मैंने काम किया। ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की सारी उनकी SEO, डिजिटल मार्केटिंग, रीमार्केटिंग, एनालिटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग उसको मैं लीड कर रहा था वहाँ पे। फिर उसके बाद आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम पेल कंपनी एज ई-कॉमर्स मैनेजर, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कुछ ऐसा मामला हुआ कि मैं वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सका। आफ्टर 1 month मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 8 months मैंने अपना बिजनेस किया, एंटरप्रेन्योरशिप मैंने ट्राई की। 8 months तक मैं बहुत सक्सेसफुल हुआ। 8 month पे आके मेरा बिजनेस कोलैप्स कर गया। ठीक है, तो ये भी मेरी एक इनके करियर के अंदर था। सो उसके बाद अभी करंटली एक चीते कंपनी को आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, चीते लॉजिस्टिक्स, चीते फूड कंपनी, विच इज़ अ डायरेक्ट कंपैरेटर ऑफ फूड पैंडा। तो उसकी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, उनकी SEO और उनकी गूगल एड्स और बाकी उनकी जो चीज़ें हैं, रीमार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स, वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर भी मैं काम करता हूँ। उसके अलावा 1-2 छोटे मोटे मेरे वेंचर भी हैं, उसको भी मैं देख के चल रहा हूँ। और उसके अलावा फॉर द लास्ट 2 years मैं ट्रेनिंग्स भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने करियर के अंदर सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है, अगर आप लोग SEO अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, अभी तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स को कवर कर लिया है। SEO अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगती है ना, वो ये है कि आप चाहें डिजिटल मार्केटिंग में, तो चाहें यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन एज अ जॉब। आप जॉब हंटिंग करें, आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब आप यानी कि करें। अगर आप चाहते हैं आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें, ठीक है, आप अपना बिजनेस, अपनी वेबसाइट लॉन्च करें, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू कैन डू ऑन जॉब। और उसके अलावा आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप अपनी मर्जी का एम्प्लॉयर आप सेलेक्ट करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस इस करियर के अंदर मौजूद हैं और मैंने तीनों ट्राई करके देखी है। मैंने जॉब भी की है, अच्छी कंपनीज में जॉब की है, रॉकेट इंटरनेट जैसी कंपनी के लिए काम किया है, ज़मीन में काम किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया है। मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए हुए हैं। पाकिस्तान के कई स्टार्टअप्स की SEO उसको मैंने, कैंपेन वगैरह को मैंने देखा हुआ है। और इसके अलावा 1-2 मेरे छोटे मोटे वेंचर भी हैं, उनके पर भी काम कर रहा हूँ। तो सबसे अच्छा जो आइडिया ना वो ये है कि आप अपना वेंचर इवेंचुअली आप लोग स्टार्ट करें और उसको लेके चलें। ठीक है, बिकॉज द फ्यूचर इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने इंस्टा पे किया हुआ है। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से।
एक किताब है जिसका नाम है $10 स्टार्टअप। किसी ने बुक पढ़ी है? नाम सुनो पहले। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उसका जो ऑथर है ना वो कहता है कि दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आया है और वो रेवोल्यूशन आ गया और लोगों को पता ही नहीं है कि वो रेवोल्यूशन है क्या। उस रेवोल्यूशन का नाम है माइक्रो बिजनेस रेवोल्यूशन। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि यार आज से 15 साल पहले अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कहीं पे दुकान लेनी है, आपको लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप दुकान रेंट पे लेंगे, आप वहाँ पे एटलीस्ट एक सर्वेंट रखेंगे, आप जनाब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे लाखों रुपए की। लेकिन अब इंटरनेट की वजह से यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद जस्ट $10। आप $10 से अपना स्टार्टअप, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो SEO के हवाले से बाकी माशाल्लाह आप लोगों को पता ही है कि SEO अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स वगैरह इसकी काफ़ी ज़्यादा आती हैं। अपना बिजनेस आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में इसकी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और ख़ासतौर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर USA की मार्केट है, तो USA की मार्केट में हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन जो है ना, व्हाट आई हर्ड अबाउट 5 to 6 years बैक, डॉक्टर्स के बाद हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन अमेरिका के अंदर वो SEOs का था। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर हर बिजनेस, हर कंपनी SEO कर रही है, तो वहाँ पर एक बड़ा फियर्स कंपटीशन है। तो उसके लिए फिर कंपनीज जो से ना वो उतना ज़्यादा फिर SEOs को हाई पे करती है जस्ट टू मेक श्योर कि उनकी जो वेबसाइट है वो ऑर्गेनिक सर्चेज में फर्स्ट पेज के ऊपर आए और उनको बिजनेस जनरेट हो। ठीक है। वेब डेवलपमेंट पे और एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे चल रहा है SEO, ये फ्रीलांसिंग में। यार वो तो अभी आपकी SEO है ना, वो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो डेवलपमेंट से बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आगे चल के बताऊँगा। वो किताब और क्या था टर्म? माइक्रो बिजनेस रेवोल्यूशन। और किताब कौन सी थी? $10 स्टार्टअप। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा जी, ये मैंने बता दिया। अच्छा, ये इस मॉड्यूल का जो गोल है वो ये है कि इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसके अंदर 12 सेशन है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये 12 सेशंस के बाद आप लोगों में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि दुनिया की किसी भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट की SEO वो आप लोग करने के काबिल हो जाए, आप में इतना कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए। मेजर एरियाज जो कि हम लोग स्टडी करेंगे इस सेशन के अंदर वो है जी आपकी, सबसे पहले आपकी कीवर्ड रिसर्च को हम लोग देखेंगे। थोड़ी सी पहले आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च को देख लिया, थोड़ी सी डिफरेंट होगी आपकी SEM के मॉड्यूल से। अच्छा जी, फिर उसके अलावा आपकी फिर ऑन पेज SEO आ जाएगी, ऑफ पेज SEO आ जाएगी, टेक्निकल SEO आ जाएगी। आप लोगों ने वर्डप्रेस पे अपनी साइट्स बनाई होंगी, तो वर्डप्रेस के लिए अपनी साइट्स को हम लोगों ने कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कौन कौन से प्लगइन्स हमें चाहिए होती हैं, वो हम लोग देखेंगे। और फिर इसके बाद अगर हमारी वेबसाइट ई-कॉमर्स के अंदर, क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की जो SEO है ना वो बड़ी होती है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की SEO हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल का उसके अंदर पोर्शन होगा। और फिर एक लास्ट सेशन होगा, सेकंड लास्ट सेशन, जिसमें गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। और फिर सबसे एंड में एक एडवांस SEO का सेक्शन होगा। ठीक है जी। अच्छा यार, थोड़ा सा रूल में बता दूं कि अगर जब मैं कोई बात डिलीवर कर रहा हूं तो प्लीज़ उसको आपने अटेंटिव होकर तो सुनना ही है, लेकिन अगर आपके जेहन में कोई क्वेश्चन है आप बेशक अपने पास लिख लें। जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर चुकूँ फिर उसके बाद मैं एक ब्रेक दूंगा जिसमें आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं उनको रिप्लाई करूँगा। लेकिन अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट कन्वे कर और उसमें कोई क्वेश्चन आता है तो वो पूरी क्लास का वो जो फ्लो होता है वो टूट जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ा सा यार मेरे आई डोंट नो, शायद आप लोगों को ये चीज़ें पहले से पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन देता हूँ जस्ट बिकॉज कि यार आप लोग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स बनने जा रहे हैं इस फील्ड के अंदर, तो बेसिक लेवल की चीज़ें जो है ना वो भी एटलीस्ट आप लोगों की थ्योरेटिकली भी क्लियर हो। मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है ये तो आप लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन आपकी मार्केटिंग हो रही होती है, वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग है, और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग डेट इज दी मार्केटिंग। चले इसको थोड़ा सा स्किप करते आगे देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग क्यों कहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग क्यों नहीं कहते? एनी आइडिया? डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। व्हाट इज मेंट बाय दिस डिजिटल? ऑफलाइन भी हो सकती है। बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट करना, आई थिंक इसको बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट करना, इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन, आपका रिप्लाई जो है ना बिल्कुल ठीक है जी। इसके अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग क्यों नहीं कहते? क्योंकि ऑफलाइन भी हो सकती है। बेसिकली इट्स अ स्क्रीन बेस्ड मार्केटिंग, पर्सनल स्क्रीन मार्केटिंग। फाइन। डिजिटल मार्केटिंग को यार डिजिटल मार्केटिंग हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी की सारी डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर होती है। ठीक है, डिजिटल डिवाइसेस में कौन कौन से आपके स्मार्टफोन्स हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, आपके
डेस्कटॉप्स हैं, आपके टैबलेट्स हैं, ये सारी की सारी डिजिटल डिवाइसेस हैं। आपके टीवीसी एड्स जो आ रहे होते हैं, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग है? इज इट डिजिटल मार्केटिंग? क्यों नहीं है जी? क्यों नहीं है डिजिटल मार्केटिंग? आपके टीवीसी जो एड्स होते हैं वो भी आपके यानी कि आपके एक स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग में क्यों नहीं फॉल करते हैं? जो डिजिटल यानी कि हमारे फ़ोन उसको हम लोग कैरी कर सकते हैं, जो चीज़ हम लोग यानी कि जो हमारा टीवी है उसको हम लोग कैरी यानी कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे शो करेगा। लेकिन कल को अगर हो सकता है कि टीवी छोटे छोटे हमारे पास आ जाए और हम अपने साथ टीवी कैरी कर सकते हैं, क्या हम उसको डिजिटल कह सकेंगे? फिर सोचिए। डिजिटल इसलिए क्योंकि वो आपका पर्सनल आईपी, जैसे आपके पर्सनल डिवाइस से टारगेटेड मार्केटिंग हो जाती है। एग्जैक्टली, ठीक है। पहली बात तो ये कि इसके अंदर टारगेटेड मार्केटिंग होती है। टीवीसी के अंदर ये नहीं होता लाखों लोग देख रहे हैं लेकिन उसके अंदर टारगेट ऑडियंस नहीं होती ऑडियंस है जी। दूसरा ये कि डिजिटल का मतलब डिजिटल डिवाइसेस वो होती हैं जहाँ पर डेटा वही आपकी बात के बाइट्स के फॉर्मेट में 0-1 बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होती है, ठीक है, बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्मेट में होती है। आपके टीवी के ऊपर जो डेटा जो ट्रांसफर कर रहा होता है, ट्रांसमिट हो रहा होता है, वो बाइट्स के फॉर्मेट में नहीं होता, ठीक है, वो एनालॉग है, ठीक है, दैट्स नॉट डिजिटल, ठीक है जी। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग कहते हैं बिकॉज ये सारी की सारी डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर होती है, एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स ही है, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग? थोड़ी सी यार बेसिक चीज़ें हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग? आउटबाउंड में आप कस्टमर को खुद से रीच करते हो, सही है, ठीक है। इनबाउंड में मतलब कि इनबाउंड में वो आपको कस्टमर आपको खुद भेजता है, मैसेज रीच करता है, यानी कि जैसे आपको मैसेजेस आए हैं, आप फेसबुक या इंस्टाग्राम की एग्जांपल ले लें, आपको कमेंट सेक्शन में आपको एसएमएस आ रही है, इनबाउंड है या आउटबाउंड है? हमें आ रहा है तो वो इनबाउंड है ना, यानी कि अगर ठीक है। अच्छा, बिल बोर्ड कोई लगा हुआ है कहीं पर या टीवीसी का कोई ऐड चल रहा है या कहीं पर कोई अखबार में कोई ऐड आ रहा है, वो इनबाउंड है कि आउटबाउंड है? आउटबाउंड। क्यों? रीजन? वो बाहर किसी को भी जैसे ढूंढ रहा है, और इनबाउंड का ये होता है जो बाहर की चीज़ होती है वो स्पेसिफिक होके हमें आ रही है, जो क्लाइंट या कस्टमर वहाँ से खुद कस्टमर को मैसेज कन्वे कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं। आउटबाउंड में कि इनबाउंड में? आउटबाउंड में। आउटबाउंड में। अच्छा देखिए यार, जो बेसिक जो डिफरेंस है ना वो ये है, आपकी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ना, जो आपके पुराने दौर की मार्केटिंग है, वो है जी आपकी आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग में ये होता है कि आप अपना मैसेज जो से ना बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक पहुँचाते हैं, बहुत मैसिव रीच होती है, 10 लाख लोगों तक आपका पैगाम चला गया। आपने टीवीसी ऐड चलाया, ठीक है, आपने बिल बोर्ड लगा दिया किसी बड़ी लिबर्टी की किसी बड़ी प्रोमिनेंट प्लेस के ऊपर, अब उसको हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं जो उस रोड से गुजर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपने जंग न्यूज़ के अंदर किसी न्यूज़पेपर अपना ऐड दे दिया, या आपने रेडियो के ऊपर कोई अपना कोई जिंगल है वो आपने वहाँ पे चलवा दिया। अच्छा, अब इसमें हो ये रहा है कि आपका जो टीवीसी ऐड है, मेरी फर्ज आप लॉन सेल करते हैं, आपका कपड़े का कारोबार है, ठीक है जी, जेंट्स का, ठीक है, लेट्स सपोज जेंट्स का कारोबार है, और आपने जनाब एक टीवीसी ऐड रन किया, वो टीवीसी ऐड देखा 10 लाख लोगों ने, क्या वो 10 लाख के 10 लाख लोग आपकी टारगेट ऑडियंस हैं? पता नहीं, 10 लाख नहीं हो सकते, नहीं, उसमें कुछ हो definitely सकते हैं। नहीं। क्यों? क्योंकि 10 लाख लोग जो देख रहे हैं उसमें से बहुत बड़ी तादाद खवातीन की है, उनमें से बहुत बड़ी तादाद जो सी है वो बच्चों की है। अच्छा जी, जेंडर की बात होगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाए, उनमें से बहुत बड़ी बात यानी कि एक जो पोर्शन ऐसे लोगों का होगा जो कि उस ब्रांड को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, यानी कि उनकी वो फाइनेंशियल लेवल ही उतना नहीं है, ठीक है, आपकी लोअर क्लास है या लो मिडिल क्लास है, वो भी आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो अब उसके अंदर सिर्फ एक, और आपकी जो क्लोथिंग है या जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं वो है सिर्फ मर्दाना सूटिंग से रिलेटेड, और वो भी जो यंग एज से बिलोंग करते हैं, लाइक वो है जी 18 से 35 ईयर्स की एज के लोगों के दरमियान में। तो उसके अलावा यानी कि उससे कम लोग और उससे ज़्यादा लोग, उसके जितने भी मेल्स हैं वो सारे एक्सक्लूड हो गए, आपकी फीमेल सारी की सारी एक्सक्लूड हो गई, बच्चे सारे एक्सक्लूड हो गए, फिर आपकी लोअर क्लास वो सारी एक्सक्लूड हो गई। तो आपने 10 लाख लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाया, उसमें से सिर्फ 20 या 25% हैं जो कि असल में आपकी टारगेट ऑडियंस हैं, जो कि आपके कस्टमर बन सकते हैं,
ठीक है। तो ये है जी आपकी आउटबाउंड मार्केटिंग। आपकी आउटबाउंड मार्केटिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, पैसा भी से बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच जाती है, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत कम आता है क्योंकि उसमें से आपके टारगेटेड लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है। जो न्यू मार्केटिंग है वो है जी इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है कि आप लोग 10 लाख लोगों तक अपना पैगाम नहीं पहुंचाते, बल्कि वो जो 5-10 हज़ार जो लोग हैं ना किसी खास एरिया के अंदर, जो आपको पता है कि यार आपका टारगेटेड ऑडियंस हो सकते हैं, आपके पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं, आप सिर्फ उन तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं, आप सिर्फ उनको अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। अब उसकी एग्जांपल अगर आप देखें, अगर फेसबुक मार्केटिंग की एग्जांपल है, फेसबुक के ऊपर आपने पेड ऐड रन करना आपने सीखा होगा कि फेसबुक के ऊपर पेड ऐड कैसे रन करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर आप डेमोग्राफिक्स आप सेलेक्ट कर लेते हैं, आप उसमें इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, आप उसमें ऑडियंस अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मार्केटिंग है जी इनबाउंड मार्केटिंग, जिसमें आप अपनी मर्जी की ऑडियंस को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच नहीं पहुंचा रहे। इसी तरह SMS है, SMS के अंदर भी ऐसी है कि आपके पास लोगों की लिस्ट है, आपकी SMS सिर्फ उन लोगों तक जा रही है। सो दैट इज द इनबाउंड मार्केटिंग। सेम इज द केस विद द SEO। SEO के अंदर कोई बंदा जो कि सर्च कर रहा है जी मेंस क्लोथिंग इन लाहौर या इन कराची या इन पाकिस्तान एक्सेट्रा, जो बंदा इस इंटेंट के साथ, इसका मतलब है कि अगर वो बंदा सर्च कर रहा है, इसका मतलब है कि वो किसी इंटेंट के साथ वो सर्च कर रहा है ना, इसका मतलब है कि वो बंदा आपकी टारगेटेड ऑडियंस है। तो हम अभी तक जो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो कुछ हम सीख रहे हैं ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, SEO है, गूगल एड्स है, वो सारी की सारी इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर फॉल करती है, जो कि न्यू मोड ऑफ मार्केटिंग है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच नहीं लेके जाते, बल्कि सिर्फ टारगेटेड लोगों तक अपनी रीच पहुंचाते हैं, जो कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। अच्छा जी, ये मार्केटिंग सस्ती भी है आउटबाउंड के निस्बत, इसमें पैसे भी आपके बहुत कम लगते हैं, आपको रिजल्ट्स को भी आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आउटबाउंड मार्केटिंग मेजरेबल नहीं है। आपके ऐड को 10 लाख लोगों ने देखा, आपको नहीं पता क्या उनमें से कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को परचेज किया, ठीक है। आप इसके अंदर एग्जैक्टली आप लोग सर मगर ये ब्रांड अवेयरनेस के तौर पे तो इस्तेमाल, ब्रांड अवेयरनेस के तौर पे हो सकती है, ब्रांड अवेयरनेस की इंटेंट के साथ अगर आप कर रहे हैं दैट्स फाइन, आउटबाउंड मार्केटिंग ठीक है। इनबाउंड मार्केटिंग मेजरेबल है, आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा, उनमें से कितने लोगों ने आपके ऐड को क्लिक किया, उनमें से कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर गए, उनमें से कितने लोगों ने आपकी उस प्रोडक्ट को परचेज किया, कितने लोग रिटर्न हो गए, ठीक है। वो तो पेज इनसाइट्स में आपको पता, हाँ, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जनाब आपको इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर पता चल रही होती है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन सी हैं जी? सोशल मीडिया मार्केटिंग जी नंबर 1, उसके अलावा सर्च इंजन मार्केटिंग। अच्छा, सर्च इंजन मार्केटिंग आपकी आगे, गूगल एड्स आगे, उसके अलावा SEO आगे आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है जी। और इसके अलावा जी एक होगी, थोड़ा सा यार थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें जी। SMS मार्केटिंग आ गई आपकी, इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है जी। तो आपकी जनाब ये 5 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग होती है, ठीक है जी। कौन कौन सी मार्केटिंग? नंबर 1 है जी आपकी SEO, नंबर 2 आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है जी। फिर उसके अलावा आपकी आ गई SEM आ गई, सर्च इंजन मार्केटिंग, उसके बाद आपकी ईमेल मार्केटिंग आ गई, और फिर उसके बाद आ गई जी आपकी SMS मार्केटिंग, ठीक है जी। तो जनाब ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब जनाब SEO को हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ SEO, ठीक है। फिफ्थ वाली क्या बताई थी? ईमेल मार्केटिंग और SMS मार्केटिंग, हाँ जी, 5 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, SEO, SEM, SMM, ईमेल मार्केटिंग और SMS मार्केटिंग। सर वीडियो मार्केटिंग इनसे हटके है? वीडियो मार्केटिंग आपकी SEM मार्केटिंग में ही फॉल करेगी। गूगल एड्स या ये वाले जो पेड एड्स है ना, CPC एड्स है जो, उसके अंदर ये चीज़ फॉल कर रही होती है। अच्छा जी, सो जनाब ये आपकी एक होगी। उसके अलावा एक और एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? आजकल ये डिजिटल मार्केटिंग में ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इन है। ये बैकलिंक से रिलेटेड तो नहीं? नहीं। रीमार्केटिंग जिसने एक दफा अपना इंटरेस्ट शो करवा के मगर कोई एक्शन नहीं लिया होगा, उसे आप टारगेट करते हैं। एग्जैक्टली, देखिए रीमार्केटिंग होती है आपकी 2 तरह की। एक होती है रीमार्केटिंग कि जी आपने कहीं पर गूगल एड्स में अपना कोई ऐड रन किया या आपने फेसबुक के ऊपर अपना कोई ऐड रन किया, वो देखा जनाब 10,000 लोगों में से, उन 10,000 लोगों में से सिर्फ 1,000 लोगों ने यानी कि 15-20 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, बाकी सारे लोगों ने आपकी ऐड को देखा, कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ उनमें से कोई 100 या 150 लोग थे
जिन्होंने आपके उस ऐड को लाइक किया या उसको कमेंट किया या कुछ शेयर किया, कुछ ना कुछ किया, ये कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, आप वो जो जिन लोगों ने इंटरेस्ट है ना, आप उनको दोबारा अपना ऐड शो करेंगे, बिकॉज वो ऐसे लोग हैं जो कि एक दफ़ा आपके बिजनेस से इंटरेक्ट कर चुके हैं। इसी तरह एक और बड़ी ज़बरदस्त रीमार्केटिंग जो कि आजकल इन है वो ये है कि जनाब एसईओ के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गए, उनमें से 100 बंदे में से एक बंदा कन्वर्ट हो गया, बाकी जो 99 लोग हैं, ठीक है, आप उनको पेड मार्केटिंग करेंगे, आप उनको गूगल ऐड सिखाएंगे, आप उनको फेसबुक के ऐड सिखाएंगे। आपने फेसबुक मार्केटिंग में अपना ये रीमार्केटिंग पढ़ी है, ऑडियंसेस वगैरह क्रिएट करना और वो हाँ, तो वो ऑडियंसेस आप जो क्रिएट करते हैं फिर आप उसी को अपने दोबारा ऐड दिखाते हैं। अच्छा जी, ऑडियंस जो है मतलब कोई हमारी वेबसाइट पे आया लेकिन वो हमारे प्रोडक्ट को नहीं ले सका, उनको सिर्फ दिखाएंगे, उनको सिर्फ दिखाएंगे, सिर्फ उनको। दैट इज कॉल्ड दी रीमार्केटिंग, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह क्या है, रीमार्केटिंग इतनी इफेक्टिव क्यों है? देखिए, एक बंदा पहली दफ़ा आपके किसी ब्रांड को विजिट कर रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, जान रहा है, उसकी कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इस बात के चांसेस बहुत कम होंगे कि वो पहली दफ़ा ही आपका ऐड देखकर पहली दफ़ा ही वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर ले। लेकिन एक बंदा वो पहले से आपके ऐड को देख चुका है, आपकी वेबसाइट को विजिट कर चुका है, ठीक है, वो बंदा जब दोबारा आपके ऐड को देखेगा तो उस बंदे की कन्वर्ट होने की, यानी कि आपकी प्रोडक्ट को बाय करने की प्रोबेबिलिटी पहले टाइम के कस्टमर से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एक होती है आपकी कोल्ड ऑडियंस यानी कि वो लोग जो पहली दफ़ा आपका ऐड देख रहे हैं, और दूसरी होती है आपकी वार्म ऑडियंस या रीमार्केटिंग वाली ऑडियंस, ठीक है। तो आपकी रीमार्केटिंग ऑडियंस जो सी होती है ना, वो उनकी कन्वर्ट होने की, यानी कि आपके प्रोडक्ट को बाय करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो अभी आपने कभी ये चीज़ आपने नोट किया, आप जनाब दराज के किसी पेज पे जाके विजिट करें, ठीक है, 3-4 पेजेस को आपने विजिट किया, आप जनाब फेसबुक पे जाएंगे, आपको दराज की वही प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी, आप जनाब किसी ब्लॉग को विजिट करेंगे, आपको जगह जगह पर वही प्रोडक्ट्स जो कि आपने विजिट किए आपको वो नज़र आ रही होती है। अली बाबा के ऊपर आप चले जाइए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कोई रैंडम प्रोडक्ट्स को आप विजिट करें, फिर आप जिधर जाएंगे आपको अगले 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते आपको वही प्रोडक्ट्स बार बार नज़र आ रहे होंगे। सो डैट इज़ द रीमार्केटिंग, ठीक है जी, एंड डैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। अच्छा जी, ये तो खैर मैंने आप लोगों को बता दिया रीमार्केटिंग के जी, ये भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है और ये बड़ी तेज़ी से अप्लाई हो रहा है। एसईओ क्या होती है? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है जी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोई मतलब बता सकते हैं आप? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जी, ऑप्टिमाइज करना अपनी यानी कि वेबसाइट को, सर्च किस चीज़ को? अपनी वेबसाइट को, ठीक है, किस चीज़ के लिए? उसका यूआरएल, यानी कि जो हमारे कस्टमर होंगे या जो उसे सर्च कर रहे हैं उसको वो चीज़ इजीली मिल जाए। किस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज? यूआरएल को कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड को। अच्छा जी, आप यूजर नेम सेट करते हैं, ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, आपकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये इसमें बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक है जी आपका सर्च इंजन और दूसरा वर्ड है जी आपका ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली एसईओ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब होता है? इम्प्रूव करना, बेहतर करना, उसकी अडेप्ट करना, ठीक है, इसको कहते हैं जी ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। और सर्च इंजन क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या चीज़ है? गूगल या बिंग या गूगल, बिंग, याहू, ठीक है। ये दुनिया के अंदर अब इंटरनेट के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर हमने अपनी मर्जी का डेटा कलेक्ट करना है, हमने किसी खास वेबसाइट को विजिट करना है, या तो हमें उस वेबसाइट के नाम का पता हो, ठीक है, एक ये तरीका। दूसरा कोई हमारे पास तरीका नहीं है कि हम लोग अपनी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को गेट कर सकें। तो ये सर्च इंजन जो से होते हैं, इनका प्राइमरी रोल ये होता है कि जो भी दुनिया, जो भी लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, वो इन सर्च इंजन्स के थ्रू अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकें, कलेक्ट कर सकें, ठीक है जी। तो ये होते हैं सर्च इंजन। दुनिया में कौन कौन से सबसे ज़्यादा मशहूर सर्च इंजन है जी? गूगल, याहू, बिंग, यैंडेक्स, चाइना का है गुजी, अल्टा विस्टा, ठीक है जी, ये सारे के सारे जी। डकडकगो, हाँ, डकडकगो भी यार, ये भी मैंने सुना है, एक नया वो आया, खैर मैंने अभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया। डकडकगो के नाम से, अब ये फेसबुक के ऊपर मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, डकडकगो के नाम से कोई आया।
DUCK डक गो इस तरह करके है, मुझे खुद भी श्योर नहीं है इसके बारे में। अच्छा जी, दुनिया में जनाब जितनी भी सर्चेज हो रही है ना इस वक्त, उसमें जो मेजर शेयर है तकरीबन मोर देन 96% या इवन अबाउट 98% जो शेयर है वो इस वक्त दुनिया में गूगल का है। तो गूगल का एक बहुत बड़ा दुनिया के अंदर शेयर बन चुका हुआ है। 98% शेयर आप कह लें गूगल का है, ठीक है जी। 1% शेयर जो है ना वो याहू और बिंग का कंबाइंड है, और बाकी दुनिया में जितने भी सर्च इंजन है उनका जस्ट 1% शेयर होगा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट सर्च इंजन है वो है जी गूगल। तो हमारा बेसिक पर्पस एसईओ के अंदर ये है कि हमने अपनी वेबसाइट को गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करना है। अमेरिका के अंदर थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। अमेरिका के अंदर अबाउट 70% शेयर जो है वो गूगल का है और 30% शेयर जो है ना वो याहू और बिंग का है। लेकिन जहाँ तक एशियन कंट्रीज़ की बात है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर तो 98% शेयर जो है ना वो जस्ट गूगल का, या गूगल ही डोमिनेट कर रहा है। तो जनाब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपनी वेबसाइट को गूगल के लिए कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि यार एसईओ का हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये जो सर्च इंजन्स हैं गूगल, याहू, बिंग, अल्टा विस्टा, हाउ सर्च इंजन्स वर्क। यार ये इसका कीबोर्ड। अच्छा जी, हाउ सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन काम कैसे करते हैं उसके बारे में यार कोई है आइडिया? यार थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें इंटरैक्टिव में। एल्गोरिथम होता है। अच्छा जी, ठीक है, वो जिसकी बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि किसको ऊपर रैंक करना है किसको नीचे रैंक करना है, ठीक है। इसके अलावा गूगल एड जो है उसके लिए गूगल एड्स वो तो आपके पेड एड्स है, ठीक है। आई एम टॉकिंग कि सर्च इंजन बेसिकली काम क्या, बैक एंड के ऊपर क्या हो रहा होता है? एसईओ होती मतलब कि ये अनपेड होती है। हाँ, ये बिल्कुल अनपेड है, बिल्कुल फ्री है। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। आप 1 सेंट भी गूगल को पे नहीं करते एसईओ के लिए, ठीक है। इस चीज़ की तरफ भी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सर्च इंजन काम कैसे करते हैं, बैक एंड के ऊपर क्या वर्किंग हो रही होती है? मैंने जनाब सर्च किया कोई कीवर्ड, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जनाब, अब नहीं, मैं वो देख रहा था कि वो जो ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स उनको कोई इशू तो नहीं है। मैंने सर्च किया जी रेंट अ कार इन कराची, कोई भी कुछ भी मैं सर्च कर सकता हूँ। मैंने सर्च किया तो गूगल में दिखा रहा है कि जनाब इस कीवर्ड से रिलेटेड जो है ना ये कि जो भी मैंने सर्च किए सकत, उसके बाद गूगल के पास रिजल्ट है जी तकरीबन 59,40,000 रिजल्ट इस वक्त मौजूद हैं गूगल के पास, जिसमें से जस्ट 10 रिजल्ट फर्स्ट पेज के ऊपर नजर आ रहे हैं। और गूगल ने ये इन्फॉर्मेशन आपको कितनी देर में डिलीवर कर दी है? 0.5 सेकेंड्स में, यानी कि विद इन दी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, 1 सेकंड से भी पहले, आधे सेकंड में गूगल ने आपको 69,000 40,000 69 और ये कि 60,40,000 रिजल्ट आपको दे दिए इतनी तेज़ी से। क्या राज क्या है, कैसे गूगल वर्क करता है, इतनी तेज़ी से इंफॉर्मेशन आपको कैसे डिस्प्ले कर देता है? जी, कोई आइडिया कभी सोचा इसके ऊपर कि बैक एंड के ऊपर यार क्या वर्किंग चल रही होती है? इनके पास डेटाबेस हैं, इनकी डेटाबेस में सब कुछ स्टोर होता है, ठीक है। इसके अलावा जिनकी वेबसाइट है उन्होंने अपना टैग्स में ये बताया होगा कि भाई रेंट ए कार इन कराची या इस तरह से कुछ, ठीक है। गूगल उसे और हैशटैग में दिया होता है लोगों ने। हैशटैग तो आपका सोशल मीडिया में होगा, वो टैग्स एक वर्डप्रेस में टैग, साइट अच्छा पे मेटा वो- कीवर्ड्स, हाँ, ठीक है, फाइन, ठीक है जी। ठीक है, वो- अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जनाब सर्च इंजन्स असल में काम कैसे करते हैं, ठीक है। बिंग एंड एसईओ हमें पता होना चाहिए कि सर्च इंजन्स वर्क कैसे करती हैं। जनाब जो सर्च इंजन है ना दुनिया में, जो भी कोई भी सर्च इंजन, चाहे गूगल है, चाहे छोटे से छोटा कोई भी सर्च इंजन है जनाब, वो जो वर्क करता है तो वो ऐसे वर्क करता है कि ये तमाम सर्च इंजन्स एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जी सर्च इंजन
बॉट, ठीक है जी। सर्च इंजन क्रॉलर, सर्च इंजन क्रॉलर, ठीक है जी। और डिफरेंट सर्च इंजन के डिफरेंट नाम होते हैं। लाइक गूगल का जो सर्च इंजन क्रॉलर है उसको कहा जाता है जी गूगल बॉट, ठीक है जी। जो बिंग का जो क्रॉलर है उसको कहा जाता है जी बिंग बॉट। इसी तरह याहू का भी कोई क्रॉलर है, उसका भी कोई स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। आप कह लें एक सॉफ्टवेयर है या फीचर है या व्हाट्सएवर, ठीक है जी। ये क्रॉलर, क्रॉल करने का मतलब क्या होता है? रींगना, ठीक है। तो ये जो सर्च इंजन होते हैं ना, इनके एक सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका एक क्रॉलर होता है। वो क्रॉलर क्या करता है कि पूरी इंटरनेट के ऊपर, पूरे वेब के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स मौजूद हैं वो उन सब वेबसाइट्स को जाके क्रॉल करता है। वो क्रॉल करता है, रीड करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है जी। लाइक मैं जस्ट अ मिनट, इन अ सेंस जी सही कह रहा हूं, जस्ट अ मिनट जी, क्या कह रहे हैं आप? उनको इन अ सेंस डिकोड करता है। नहीं, डिकोड यार थोड़ा सा मुश्किल वर्ड हो जाएगा, मैं इससे नहीं जाना चाहता। अच्छा जी, ये देखिए जनाब, ये वेबसाइट ट्रांसलेट क्या है? ट्रांसलेट भी नहीं, चले आप ट्रांसलेट कह लें, ट्रांसलेट समझे, गूगल अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक वेबसाइट है जी ज़मीन.com। गूगल का क्रॉलर आएगा, ठीक है जी। गूगल क्रॉलर आके इस वेबसाइट को क्रॉल करेगा, इसके लोगों को रीड करेगा। ये वाला जो ऊपर ये जो एरिया नज़र आ रहा है इसको क्या कहा जाता है? इसको हेडर कहते हैं, ठीक है जी। नीचे आएगा, नीचे इसकी जो बॉडी है उसको रीड करेगा, इसके ऊपर जो कंटेंट है उसको रीड करेगा, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रीड करेगा। अच्छा, वो देखेगा यार इस वेबसाइट के ऊपर रियल स्टेट का वर्ड बाबा यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान का वर्ड यूज़ हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ का वर्ड यूज़ हो रहा है, बाय सेल रेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो वो इन के साथ यानी कि उन वर्ड्स के साथ इस वेबसाइट को एसोसिएट कर देगा। अच्छा जी, जब ये इसको रीड करेगा तो वो उसकी एक कॉपी बना लेगा अपने पास, ठीक है। इसको रिकॉर्ड करेगा, उसके अपने पास एक कॉपी बनाएगा, ठीक है। या यानी कि कह ले कि उसके फ़ोटोकॉपी उसने की और उस फोटोकॉपी को अपने पास अपने डेटा सेंटर के अंदर जाके स्टोर कर लेगा, ठीक है। इसके अंदर गूगल के डेटा सेंटर्स क्या होते हैं कि जिस तरह हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है ना, दुनिया में गूगल के बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स मौजूद हैं। कैसे होते हैं डेटा सेंटर्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप गूगल में सर्च कीजिए जाके गूगल डेटा सेंटर्स, ठीक है जी। और आप ये भी सर्च कीजिए गूगल डेटा सेंटर लोकेशंस, ठीक है। तो ये होते हैं जी गूगल के डेटा सेंटर्स बड़े बड़े दुनिया के अंदर, हर कॉन्टिनेंट में, रशिया में, चाहे अपना यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, ये गूगल के जनाब ये बड़े बड़े ये डेटा सेंटर्स ये जो आपको नज़र आ रहा था ना साइट के ऊपर, वो हार्ड डिस्क है। तो गूगल क्या करता है, गूगल का क्रॉलर है, वो सारी वेबसाइट्स को रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है, उनकी एक कॉपी बनाता है और अपने डेटा सेंटर्स के अंदर जाके सेव कर लेता है। ये जो भी मैंने आप लोगों को जो प्रोसेस बताया कि जी गूगल आया, उसने आपकी वेबसाइट को आके रीड किया, अंडरस्टैंड किया कि जी ये वेबसाइट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है, बाइंग सेलिंग रेंटिंग से रिलेटेड है, और फिर उस कॉपी को जाके गूगल ने अपने डेटा सेंटर में आके सेव कर लिया, ठीक है जी। इस प्रोसेस को एसईओ की लैंग्वेज में कहा जाता है इंडेक्स करना। पूरी वेबसाइट को सेव करता है या जरा सी उसके पूरी वेबसाइट को वो सेव करेगा, अच्छा, उसके तमाम पेजेस को इंडिविजुअली सेव करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कि जनाब गूगल ने आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर लिया, इंडेक्स कर लिया, इंडेक्स कर ले, इंडेक्सेशन कर ले, इंडेक्सिंग हो गया। नहीं, पूरी का पूरा जो वेब पेज है उसको करेगा, सारे के सारे ये जैसे पिक्चर लेगा, एक स्नैपशॉट लेगा और अपने पास सेव करेगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे, वो कॉपी कैसे होती है जैसे कि गूगल बनाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये होता है जी, इसको कहा जाता है जी इंडेक्सेशन। आपको जनाब गूगल के सर्च रिजल्ट्स में जो भी इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होती है, ये वही इंफॉर्मेशन होती है जो गूगल ने अपने पास इंडेक्स की हो। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आपने जनाब अभी 2 घंटे पहले कोई वेबसाइट बना ली, ठीक है, अभी गूगल का क्रॉलर आया नहीं आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसने अगर आपकी वेबसाइट को आके इंडेक्स ही नहीं किया, तो अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल में जैसे मर्जी उसका यूआरएल सर्च करें, उसका नाम से कुछ भी सर्च करें, आपका सर्च रिजल्ट में आपको आपकी वेबसाइट नज़र ही नहीं आएगी। रीज़न क्या है कि गूगल ने भाई अभी आपकी वेबसाइट को रीड ही नहीं किया, उसने आपकी वेबसाइट को क्रॉल ही नहीं किया, तो वो अपने सर्च रिजल्ट्स में कैसे शो करेगा। तो गूगल अपने ये जो सर्च रिजल्ट्स में जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को डिस्प्ले कर रहा होता है ना,
ये जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर ये जो नज़र आ रही है, ये वाले जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ये तो आपके पेड एड्स हो गए, नीचे आए, और ये वाले जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ये जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है, ये वो रिजल्ट्स हैं जिनको गूगल ने अपने पास इंडेक्स किया हुआ है अपने डेटा सेंटर से। ये जो इतनी तेज़ी से जो आपको रिजल्ट ला के दिखाते हैं 0.56 सेकंड्स में ऐसे करके, वो ये नहीं होता कि गूगल एक आम लेमैन बंदा जो से नहीं, मैं भी ये समझता था कि यार शायद हम कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल पूरी इंटरनेट से पहले डेटा कलेक्ट करता है और फिर उसको सॉर्ट आउट करता है, फिर हमें डिस्प्ले करता है। इनफैक्ट ऐसे नहीं होता, गूगल के पास ऑलरेडी ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने डेटा सेंटर्स के अंदर मौजूद होती है। आप रियल टाइम में कुछ भी सर्च करते हैं, आपको अपने डेटा सेंटर से वो इन्फॉर्मेशन ला के दिखा देता है। इसीलिए गूगल इतना एफिशिएंट है, इसीलिए वो इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आप लोगों को अपने रिजल्ट्स डिस्प्ले कर देता है। अच्छा जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? जो डेटा गूगल ने सेव की होती है, अगर उस वेबसाइट पे जैसे रियल टाइम चीज़ें हो रही होती हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका। मैं अभी इसको मैं जी, उसके अलावा नहीं क्वेश्चन। मतलब कि जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह वो कहीं और स्टोर होती है और गूगल उनका एक कॉपी बेस अपने पास रख लेता है। जब हम लोग सर्च करते हैं तब वो गूगल देखते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, अगर वो उसको कंटेंट मिल जाए तब वो उस डेटाबेस से वो उठा के, हाँ, अगर आपकी सर्च क्यूरी उसके कंटेंट से मैच करेगी, जैसे गूगल ने सॉर्ट आउट किया। जब गूगल रैंडमली वेबसाइट्स को नहीं रखता अपने डेटा सेंटर्स में, गूगल आपकी वेबसाइट को सॉर्ट आउट करके रखेगा। यानी कि गूगल देखेगा कि अच्छा यार ये जो वेबसाइट है ना, यानी कि गूगल आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करेगा कि ये वेबसाइट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है, रियल एस्टेट इन पाकिस्तान से रिलेटेड है, बाय सेल रेंट, फ्लैट, ज़मीन एक्सेट्रा, प्लॉट्स वगैरह जो भी है, ठीक है, जो भी इसकी कैटेगरीज है उनसे रिलेट करेगा और उनको यानी कि उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉर्ट आउट करके करेगा। नेक्स्ट टाइम कोई बंदा सर्च करेगा रियल एस्टेट इन पाकिस्तान, तो गूगल फ़ौरन से ज़मीन.com को फर्स्ट पेज के ऊपर या जो भी रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू सेवरल अदर एसईओ फैक्टर्स उसकी रैंकिंग को मैनिपुलेट करके यानी कि उसको सॉर्ट आउट करके आपको रिजल्ट शो करेगा। सो दिस इज़ हाउ सर्च इंजन्स वर्क। दुनिया में जितने भी सर्च इंजन्स हैं, चाहे गूगल है, चाहे आपका कोई लोकल कोई लाहौर का भी, लाहौर के लेवल के ऊपर भी अगर आप कोई छोटा सा सर्च इंजन बना लें, वो भी इसी तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सनम भाई का क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन। उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि यार अगर रेंट अ कार इन कराची मैंने सर्च किया, ठीक है, और हो सकता है कि गूगल ने मेरी वेबसाइट को 4 दिन पहले यानी कि इंडेक्स किया था, और हो सकता है कि उन 4 दिनों यानी कि उसके बाद मेरी वेबसाइट के ऊपर कुछ चेंजेस आए, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर अगर कुछ सर्च यानी कि ये रिज़ल्ट है, इसको जनाब 4 दिन पहले गूगल ने किया था इंडेक्स, ठीक है, और इसमें कुछ चेंजेस आ गई हैं, तो क्या गूगल मुझे रियल टाइम रिजल्ट दिखाएगा या 4 दिन पहले का इंडेक्स किया रिजल्ट नज़र आएगा? तो देखिए भाईजान, होता ये है कि गूगल ने अगर इवन इसके 4 दिन पहले आपकी इस वेबसाइट को इंडेक्स किया है, ठीक है, वो आपको सर्च रिजल्ट में शो कर रहा है, लेकिन जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे ना, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो जो एक्चुअल जो लाइव वर्जन है आपको वही वर्जन नजर आएगा, बिकॉज वो जस्ट एक लिंक है। आपने उस लिंक को क्लिक किया तो उस वेबसाइट के लाइव यूआरएल के ऊपर आप चले जाएंगे, ठीक है, वहाँ वो उससे डिफरेंट होगा, दैट कैन बी डिफरेंट। अगर कोई चेंज हुई है, अगर दराज.pk को, अब दराज.pk के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर बैनर्स चेंज हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स चेंज हो रही थे, अगर दराज को गूगल ने 4 दिन पहले क्रॉल किया था और आज कुछ और प्रोडक्ट्स होम पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं, तो आपको जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको दराज का जो लाइव वर्जन है, जो एक्चुअल वर्जन है, वही नजर आएगा, आप उसी की तरफ रीडायरेक्ट होंगे। गूगल के पास एक सर्वर है और फिर लाइव वेबसाइट के पास एक सर्वर है, तो 2 सर्वर वो यानी कि वो जो है ना, वहाँ पर गूगल का यानी कि डेटा तो मौजूद है, लेकिन जब आप सर्च रिजल्ट को क्लिक करते हैं ना, तो आप वेबसाइट का जो एक्चुअल जो लाइव लिंक है आप उसकी तरफ रीडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नाउ अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल ये है कि जी अगर मेरी कोई वेबसाइट है या मेरे कंपैरेटर की वेबसाइट है और मैं देखना चाहता हूँ कि यार गूगल ने इसको इंडेक्स किया हुआ है, गूगल ने लास्ट टाइम इसको कब इंडेक्स किया था? क्योंकि होता ये है, ऐसे नहीं होता कि जी गूगल आया आपकी वेबसाइट को उसने एक दफ़ा क्रॉल किया, इंडेक्स किया, इंडेक्स नहीं, ऐसे नहीं होता। गूगल बार बार आपकी वेबसाइट को आके क्रॉल करेगा, बार बार आके इंडेक्स करेगा, देखेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मौजूद, कोई फ्रेश कंटेंट आया है, कोई अपडेट आया है, जो लेटेस्ट अपडेट होगी उसको इंडेक्स करेगा, उसको अपनी कॉपी के अंदर सेव करेगा, ठीक है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि यार गूगल आपकी वेबसाइट को जो क्रॉल करता है उसकी होती है जी एक क्रॉलिंग फ्रीक्वेंसी
उसकी होती है जी एक क्रॉल फ्रीक्वेंसी होती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार गूगल की कितनी फ्रीक्वेंसी होती होगी, गूगल कितना फ्रीक्वेंटली आपकी वेबसाइट को आगे क्रॉल करता होगा? डेली बेसिस डेली बेसिस के ऊपर भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? उसके रिलेटेड सर्च क्वेरीज जो दुनिया कर रही होगी, रिलेटेड सर्च क्वेरीज। अच्छा जी, उसके अलावा नहीं आइडिया? अच्छा वो यार वो कोई गिलास यार पानी दे दीजिएगा। अच्छा जी, कितना फ्रीक्वेंटली गूगल क्रॉल करता है हमारी वेबसाइट को? ये ट्रैफिक होगी दैट कैन बी अ फैक्टर कि जी कितनी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी वेबसाइट कितनी रिनाउंड है, कितनी पॉपुलर है। फैक्टर नंबर 1 कि गूगल आपकी वेबसाइट को कितना फ्रीक्वेंटली क्रॉल करता है। सर रिनाउंड तो तब भी होगी ना कि जब हम उसकी एसईओ कर लेंगे और वो लोग उस पर आना शुरू हो जाएंगे। अभी जैसे हमारी वेबसाइट में कोई आता ही नहीं है तो वो बिल्कुल। लेकिन हम तो जाते हैं उस पर। अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो गूगल इतना फ्रीक्वेंटली उसको भी क्रॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी रिनाउंड साइट है, लाइक दराज है, लाइक ज़मीन.com है, लाइक फ्लिपकार्ट है, लाइक अमेजोन है, ठीक है, गूगल आफ्टर एवरी 24 आवर्स आके आपकी वेबसाइट को लाजमी क्रॉल करेगा। सर ये ऐसे होगा ना जितनी जिसमें मॉडिफिकेशन ज़्यादा होती है उससे जी ज़्यादा। हाँ, एक और फैक्टर, एक ये फैक्टर हो गया कि आपकी वेबसाइट पॉपुलर कितनी है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है, आपका नाम कितना बड़ा है, ठीक है। दूसरा फैक्टर, आपकी वेबसाइट के ऊपर फ्रेश कंटेंट कितना अपडेट हो रहा है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। गूगल जनाब दराज पीके के ऊपर आया 24 घंटे बाद, और गूगल ने देखा यार 24 घंटे में वेबसाइट के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ। गूगल हो सकता है नेक्स्ट टाइम 24 की बजाय 40 आवर्स के बाद है। अच्छा 40 आवर्स के बाद भी कोई चेंज नहीं हुआ, फिर हो सकता है कि 2-3 दफ़ा गूगल 48 आवर्स के बाद आएगा, उसके बाद हो सकता है गूगल फिर 72 आवर्स के बाद, ठीक है। अच्छा ये हो गया, डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कितना फ्रेश कंटेंट ऐड करें, आपकी वेबसाइट एक्टिव कितनी है। गूगल यहाँ से परसीव करता है कि आपकी वेबसाइट एक्टिव कितनी है। आपकी वेबसाइट के ऊपर जनाब 6 महीने जो कंटेंट जो मौजूद था आज भी वही कंटेंट मौजूद है, 6 महीने पहले जो पेजेस मौजूद थे आज भी वही पेजेस मौजूद है, तो गूगल कहेगा यार पता नहीं इस वेबसाइट को कोई काम इस पर करता भी है कि नहीं, मालिक है भी है कि नहीं, इसका कोई मालिक, को कोई एडमिन है, कोई यानी कि एक्टिव ही नहीं है वेबसाइट, इसके ऊपर कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, ना कि बैकलिंक्स ऐड हो रहे हैं, ना कि फ्रेश कंटेंट ऐड हो रहा है, तो गूगल हो सकता है कि उस ऐसी वेबसाइट को 10 या 15 दिन के बाद आके क्रॉल करे, ठीक है। अच्छा 7 दिन के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल आया, गूगल को कोई नया कंटेंट नहीं मिला, गूगल 10 दिन के बाद आके क्रॉल करेगा, और अगर उसको नया कंटेंट मिला तो जहाँ पर वो 7 दिन बाद आ रहा था वो हो सकता है कि 5 दिन बाद आ जाए, 5 दिन के बाद उसको फिर नया कंटेंट मिला वो 2 दिन बाद आ जाएगा, फिर उसको नया कंटेंट मिला वो 24 आवर्स के बाद आपकी वेबसाइट को फिर आके क्रॉल करेगा कि यार न्यू इन्फॉर्मेशन वहाँ पर क्या मौजूद है। तो एक चीज़ आपकी वेबसाइट रिनाउंड कितनी है, कितनी बड़ी वेबसाइट है, कितनी वेबसाइट आ रही है, कितनी एक्टिव है, उस पर कितना फ्रेश कंटेंट कितनी फ्रीक्वेंटली ऐड होता है। दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अच्छा फिर इसके अलावा एक और चीज़, अच्छा जो दुनिया में ये जो वेबसाइट है ना, जिस तरह CNN है, BBC, जियो, फेसबुक, ट्विटर, इनको तो हर वक्त ही गूगल क्रॉल करता है ईच एंड एवरी टाइम, क्योंकि उसके ऊपर हर वक्त इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है, हर वक्त न्यू पोस्ट आ रही है। आपने कभी कुछ सर्च किया जनाब, कोई जनाब आपने कोई लेटेस्ट कोई न्यूज़, यानी कि खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई ब्लास्ट हो गया, खुदा न खास्ता, ठीक है, अब वो तेज़ी से, बड़ी तेज़ी से जियो के ऊपर या यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, आप लिखेंगे जी ब्लास्ट इन लाहौर, ठीक है जी, आपको फ़ौरन उसका ट्विटर का कोई ट्वीट चल रहा होगा वो गूगल के रिजल्ट में नजर आ जाएगा, उसी वक्त जियो की कोई यानी कि पोस्ट अपडेट हुई होगी आपको नजर। क्यों? क्योंकि गूगल उन वेबसाइट्स को कंटिन्यूसली वो क्रॉल कर रहा होता है, ताकि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन न्यू आए वो फ़ौरन से अपडेट करे, अगर उससे रिलेटेड कोई बंदा कुछ भी सर्च करे तो उस रिजल्ट को अपडेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको शो कर सके, ठीक है जी। सो ये होती है जी आपकी क्रॉलिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं? तो सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूँ, हाउ सर्च इंजन्स वर्क। आप लोगों के लिए ये देखिए, ये भी नजर आ रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा ब्लर्ड है,
इसको अगर थोड़ा सा हो गया, जूम किया जाए तो हाँ अच्छा जी, ये तो फिर वो इमेज उतने को उतने हैं, बाकी चीज़ें वो बड़ी होती हैं। अच्छा, सो अब आप ये देखें कि आपने ये देखें, ये सर्च इंजन क्रॉलर है, ठीक है जी, ये क्रॉलर है, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, उसने आपकी वेबसाइट को क्रॉल किया, रीड किया, अंडरस्टैंड किया, अच्छा जी, उसने उसकी कॉपीज़ बनाई, आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं उन सब की कॉपीज़ बनाई, उन सब की कॉपीज़ बना के आप उसने अपने पास यहाँ पे सेव कर दी। अच्छा, इसके अंदर एक स्टेप उस बंदे ने मिस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको कोई दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ, हाउ सर्च इंजन्स वर्क। ये नहीं, आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर तरीके से लाइक ये सर्च इंजन, अच्छा जी, ये सर्च इंजन का क्रॉलर है, गूगल का क्रॉलर है, ये ऐसे गया और ये क्रॉलर है, ठीक है जी, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर उसने उसको क्रॉल किया, ठीक है जी, तमाम पेजेस को उसने क्रॉल किया, उसकी कॉपी, उसकी इंफॉर्मेशन, कॉपी द इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट्स, उसकी इंफॉर्मेशन को उसने कॉपी किया, कॉपी करके अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर दी, ठीक है जी। अब जनाब को बताया, यहाँ ये आपका कंप्यूटर है, आपने जनाब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्च की तो ये अपने डेटाबेस से डायरेक्टली आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देगा। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर? एनी कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन नहीं सर, एक सवाल है कि जैसे कोई कस्टमर, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट का कस्टमर है, वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है वेबसाइट पे, गूगल उसको भी क्रॉल करता है, उसकी वो भी इंफॉर्मेशन लेता है वेबसाइट से, या बिल्कुल सिर्फ या जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जाती है वो सब कुछ अपडेट होगा, सब कुछ गूगल अपने पास है। आपने देखो है ना, प्रोडक्ट्स के नीचे प्रोडक्ट्स होती हैं अमेज़ॉन की, उसके नीचे रिव्यूज़ आ रहे थे लोगों के, गुड है बैड है जो भी है, वो सारे रिव्यूज़ उनको भी गूगल अपने पास इंडेक्स कर रहा है। ये जो पासवर्ड वगैरह होते हैं, नहीं पासवर्ड वो आगे चल के मैं बताऊँगा आपको, वो आगे आ रहा है। उन वो पेजेस को हमने इंडेक्स नहीं करवाना, जो इन्फॉर्मेशन हमने लोगों को दिखानी है ना, हम सिर्फ वो इंडेक्स करवाएंगे। जो डैशबोर्ड है, जो बैकएंड के ऊपर जो हमने लाइक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, वो नहीं हमने इंडेक्स करवाना। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्या देख सकते हैं गूगल ने हमारी वेबसाइट लास्ट टाइम कब इंडेक्स की? बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज के, अगर मैं चाहता हूँ कि गूगल ने लास्ट टाइम मेरी वेबसाइट को कब क्रॉल किया था, तो वो मैं कैसे देखूंगा? तो जनाब उसका तरीका क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि जी ज़मीन.com वेबसाइट है, उसको गूगल ने लास्ट टाइम कब क्रॉल किया था, तो मैं जनाब गूगल में जाऊंगा, मैं गूगल में गया और मैंने यहाँ पर लिखा ज़मीन.com, ठीक है जी, ये मैंने लिखा, ये ज़मीन का मुझे रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, ये ऐड रिज़ल्ट है, पेड रिज़ल्ट है, ठीक है जी, और ये जनाब इसका ऑर्गेनिक रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक एरो बना हुआ हमें नज़र आता है, ठीक है, ये जो एरो जॉनसन है इसके साथ ये वाला आपको हर वेबसाइट के साथ एक ये ऑप्शन नज़र आएगी कैशियड की, आपने इस कैशियड को क्लिक करना है। जब आप लोग इस कैशियड को क्लिक करेंगे तो आप ये देखें, ये गूगल का आपको एक रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, और इसके साथ ये क्या हो गया, स्पीड स्लो अच्छा जी, ये जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है उसके ऊपर कमाल है यार, लोडिंग आ रहा है। ये वाईफाई चेंज कर लेना। सर मतलब कि हमें डेली अपनी वेबसाइट को चेंज थोड़ा बहुत करना, नया कंटेंट डालना चाहिए हमारी, कोशिश करें, अगर डेली कर सकते हैं तो डेली अपडेट। इस वजह से एसईओ और कंटेंट राइटर और बिग जॉब्स, क्योंकि जितना वो लोग लेवल ऑफ एंगेजमेंट डिटरमाइन करते हैं। कंटेंट राइटिंग इज द बैकबोन ऑफ एसईओ। मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताऊंगा। टॉपिक नया डाल दें, पैराग्राफ या मतलब थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, कुछ भी आगे चल के इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, मैं ये आपके सारे जो रिप्लाईज हैं ना, ये इंशाल्लाह आगे चल के सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसमें सारा कुछ, इसमें कंटेंट भी आते हैं, उसमें पेजेस भी आती हैं, उसमें और बड़ी चीज़ें आई थी, ठीक है, जिसके थ्रू हम कंटेंट को अपडेट करते हैं। अच्छा जी यार, ये लोड नहीं हो रहा, किसी और को ट्राई कर लेते हैं। वाईफाई कौन सा वाला? ये पासवर्ड ट्रेनिंग का लगा, PNY ऑफिस 12। PNY ट्रेनिंग का ठीक है, PNY ट्रेनिंग सा लगा दूँ। PNY कैपिटल में, हाँ ये ट्रेनिंग वाला है, ये ऑलरेडी ये लिंक हो गया है।
अच्छा जी ये आ गया है, इसको दोबारा रिफ्रेश किया। आई थिंक ये वेबसाइट के साथ में भी कुछ इशू है। मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ। दराज या कोई और कोई भी एग्जांपल दे, लाइक पार्क व्हील्स की एग्जांपल में लेता हूँ। पार्क व्हील्स.com। स्पीड स्लो है। PSS राउटर ठीक है। अच्छा जी तो इसकी कितने लेक्चर हैं? यार इसके 12 लेक्चर है। मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। कंटेंट इसका काफ़ी ज़्यादा है। मेरी कोशिश ये है कि यार आप लोगों को ना जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं डिलीवर कर सकूँ, जितना मेरा पूरा जोर होगा। क्योंकि यार इसमें थोड़ी सी यार आपने मुझे हेल्प आउट करना है कि आप जल्दी हैं, ठीक है। 6 बजे लेक्चर स्टार्ट करें, क्योंकि एक तो मगरिब की नमाज़ का वक्त हो जाता है, ठीक है। उसमें 15 मिनट आप भी चले गए, और अगर आप 10 से 15 मिनट लेट आ रहे हैं तो समझ कि आपका आधा पौना घंटा पैसे ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए मैं यार कह रहा हूँ कि यार कल से प्लीज़ 6 बजे एग्जैक्टली आएँ, ताकि 6 बजे मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ और इंशाल्लाह विद इन 12 लेक्चर्स मैं सारे का सारा कंटेंट में कवर करूँ, ठीक है। तो मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। मैं इंशाल्लाह आपको वो कुछ बताऊँगा जो कि पाकिस्तान में कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूट का बंदा आपको ट्रेनर नहीं बताएगा, क्योंकि मैं वो नहीं चाहता कि जी सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपको एडवांस जो भी इंफॉर्मेशन है, जब आप लोग प्रैक्टिकली फील्ड में जाएं तो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है ना। यू डिज़र्व दिस कि यार आपको हर चीज़ का पता हो, SEO से रिलेटेड आपको कॉन्फिडेंट हो, आपको हर चीज़ का फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल हर चीज़ आप लोगों को पता हो। अच्छा जी ये देखिए मैं यहाँ पे गया तो ये आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा है ऊपर, ये क्या ये इसका ये क्या लिखा, दिस इज गूगल कैशे ऑफ parvis.com। It is a snapshot of the page as it appeared on 31st March, ठीक है जी 2019, 6:23 और 22 सेकंड, ठीक है जी GMT ग्लोबल क्या उसको कहते हैं यार, ठीक है। अच्छा जी वो आपको बता रहा है कि 31 मार्च को इतने मिनट और इतने सेकंड के ऊपर आके गूगल ने लास्ट टाइम आपकी इस वेबसाइट को क्रॉल किया था और उसने आपकी ये कॉपी बनाई थी। और आगे वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है द करंट पेज कुड हैव चेंज इन द मीन टाइम। वो कह रहा है कि जी जो करंट पेज है यानी कि 31 पेज के बाद अगर कोई चेंज हुआ होगा लाइव वर्जन के ऊपर तो वो इससे डिफरेंट होगा। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जनाब पार्क व्हील्स का लाइव वर्जन नहीं है, ये पार्क व्हील्स का वो जो गूगल ने जो कॉपी ली थी ना, जो स्नैपशॉट लिया था, ये आपको वो नज़र आ रहा है। हो सकता है कि अभी आप पार्क व्हील्स वेबसाइट के ऊपर चले जाएं तो आपको ये जो बैनर नज़र आ रहा है ये या ये वाली जो आपको जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको ये गाड़ियाँ नज़र ना आ रही हों, ठीक है। बिकॉज लास्ट टाइम अभी आज का तारीख हो गया 6 अप्रैल यानी कि 6 दिन पहले गूगल इसको क्रॉल करके गया था। मेरे ख्याल में ये काफ़ी कम इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसको तो डेली क्रॉल करना चाहिए इसको। मे भी शायद इतना कंटेंट अपडेट ना हो रहा हो। अपना टाइम दे सकते हैं कि मतलब हम लोग गूगल को फोर्स नहीं कर सकते कि जी 24 घंटे के बाद आए या 48 घंटे के बाद आए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो उनसे है ना वो कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ये है कि आपकी वेबसाइट कितनी फ्रेश है, कितनी एक्टिव है, कितनी ज़्यादा रिनाउंड है, आपका ब्रांड कितना बड़ा है, ठीक है। तो उसकी बेसिस के ऊपर गूगल का क्रॉलर खुद से डिसाइड करता है अपने एल्गोरिथम की बेसिस के ऊपर कि उसने आपकी वेबसाइट को कितना फ्रीक्वेंटली आके क्रॉल करना है, ठीक है जी। ये क्लियर है। अच्छा जी दूसरी एक और चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, जनाब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ये जो पेज नज़र आ रहा है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं? SCRP। वेरी गुड। इसका तो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये रिसेंटली रात को मैंने अच्छा यानी कि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ? नहीं वो मैंने पेज वो आपने यानी कि थोड़ा सा स्टडी किया, ग्रुप ज्वाइन किया ना तो वो उसमें इसी टॉपिक SCRP वो वर्ड वगैरह यूज़ कोई बात हो रही थी तो मैंने
सही है। अच्छा जी, ये आपका जो पेज है ना, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है SERP। SERP स्टैंड फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज, रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP इसकी एब्रीविएशन। अच्छा जी, यहाँ पर जो ऊपर जो रिजल्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, गूगल की लेटेस्ट पॉलिसीज़ के मुताबिक गूगल यहाँ पर अप टू 4 रिजल्ट्स डिस्प्ले कर सकता है। 1 2 3 4 3 रिजल्ट्स हैं, 4 रिजल्ट्स यहाँ पे आ सकते हैं। फिर उसके बाद ये नीचे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हाँ जी, यानी कि गूगल के SERP में यहाँ पर मैक्सिमम 4 पेड रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अच्छा जी, फिर उसके बाद नीचे आप आते हैं तो ये वाला जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है जी लोकल रिजल्ट्स या लोकलाइज्ड रिजल्ट्स। ये कैसे आते हैं ये इंशाल्लाह मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। और उसके आगे जनाब ये वाले जो नीचे रिजल्ट्स आ रहे हैं इनको कहा जाता है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ठीक है। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक रिजल्ट्स क्यों कहते हैं इनको? इस पे कोई पे नहीं कर रहा, यानी कि जो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जो किसी केमिकल यानी कि जो खुद हो, यानी कि पार्टी ऑर्गेनिक को नेचुरल, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर आप नेचुरल बिल्कुल मतलब प्योर है, यानी कि उसको उर्दू में हम लोग कहते हैं नाम ही आती है, उन्होंने ऐड नहीं लगाई हुई। हाँ, यानी कि नेचुरल जिसको कहा जाता है, लाइक जिस तरह FSC में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसमें हम जो नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग रीड करते हैं। तो ये सारे के सारे जनाब जो रिजल्ट्स हैं ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, ये नेचुरली आ रहे हैं गूगल के एल्गोरिथम के मुताबिक। इन रिजल्ट्स के लिए इन वेबसाइट वालों ने गूगल को कुछ भी पे नहीं किया, 1 सेंट भी, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं पे की, ये बिल्कुल नेचुरली आ रहे हैं। ऊपर ऐड तो ऑर्गेनिक नहीं होगा, ऊपर ऐड जो हैं वो पेड रिजल्ट्स हैं, वो तो मैंने पहले बता दिया, वो पेड रिजल्ट्स हैं। ये जो नीचे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे आपके पेड रिजल्ट, सॉरी, ये आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, बिकॉज ये सारे के सारे नेचुरली आ रहे हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा मज़ीद आगे चलेंगे और मैंने आप लोगों को बता दिया कि जनाब आपकी जो SEO जोन से है ना, SEO उसमें 2 मेन फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक होता है जी आपका जो भी हम वेबसाइट की SEO करते हैं ना, उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, वो कौन कौन से हैं आपकी SEO फैक्टर्स? ब्रॉडली स्पीकिंग, नंबर 1 अगर आप उसको कैटेगराइज करेंगे तो वो है जी ऑन पेज SEO फैक्टर्स, ठीक है जी। और दूसरे हैं जी आपके ऑफ पेज SEO फैक्टर्स, ठीक है जी। किसी भी दुनिया के अंदर वेबसाइट की जो SEO, वेबसाइट की जनाब जो SEO होती है ना, उसके अंदर ये 2 ब्रॉडर कैटेगरीज होती हैं। एक आपके कुछ ऑन पेज SEO के फैक्टर्स होते हैं और दूसरे आपके जनाब ऑफ पेज SEO के फैक्टर्स होते हैं। तो ऑन पेज का मतलब क्या होता है? ऑन पेज, व्हाट इज मेंट बाय ऑन पेज? तो जैसे मैंने पेज के ऊपर, यानी कि उसके नाम पे मतलब से पता है कि जनाब वो चीज़ें, वो फैक्टर जिनका डायरेक्टली ताल्लुक आपके वेब पेजेस से है। इनके वेब पेज के ऊपर कंटेंट क्या है, वहाँ पर टैग क्या लगे हुए हैं, वहाँ पर पीछे HTML टैग्स क्या यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर जनाब जो से है ना आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा है, लोडिंग स्पीड क्या है, ये सारे के सारे ऑन पेज SEO फैक्टर्स हैं। और ऑन पेज के अलावा बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे होंगे ऑफ पेज, यानी कि जो कि उसके अलावा हैं वो हैं जी आपके ऑफ पेज SEO फैक्टर्स। तो हम लोग इंशाल्लाह इन सबको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। पहले हम लोग ऑन पेज SEO को कंप्लीटली देखेंगे और फिर हम इंशाल्लाह ऑफ पेज SEO के ऊपर जाएंगे। ऑन पेज SEO के अंदर बहुत सारे ऐसे आपके टास्क होते हैं जो कि जस्ट 1 टाइम होते हैं, आपने एक दफ़ा करना है, ठीक है। आपने एक पेज को मोस्टली आपने एक दफ़ा ऑप्टिमाइज़ करना होता है, ठीक है, ऑन पेज SEO करने से। लेकिन ऑफ पेज SEO के अंदर मैं आगे चल के आप बताऊंगा कि वो फिर आप वो कंटिन्यूस है, वो आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो आपकी चलती रहती है, ठीक है। अच्छा जी, ऑफ पेज आपकी कंटिन्यूसली चलती रहती है। अच्छा जी, आपकी SEO की जो टेक्निक्स है ना, आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ बेसिक SEO के बारे में है। तो आई एम नॉट श्योर कि यार शायद आप लोग बोर हो रहे हो या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट का पहले से पता हो, ये शायद कुछ लोगों को पहले से पता हो, लेकिन मैं सबको ये चीज़ें बेसिक लेवल की एक दफ़ा क्लियर करना चाहता हूँ। आपकी जनाब SEO की जो टेक्निक्स होती हैं ना, वो होती हैं जनाब, कौन कौन सी टेक्निक होती हैं? कोई आइडिया है SEO की टेक्निक्स? जी, कौन कौन सी टेक्निक होती है? कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, वो आपका प्रोसेस आ जाएगा।
दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। अच्छा जी, मैं आप बता देता हूँ आप लोगों को जनाब। एक होती है आपकी वाइट हैट एसईओ, आप करते हैं ब्लैक हैट एसईओ? कोई कभी ट्राई की है वैसे? पता है लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। दूसरी होती है जी आपकी ब्लैक हैट एसईओ, तीसरी होती है आपकी ग्रे हैट एसईओ। कभी ग्रे हैट एसईओ ट्राई की है? कोई इसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट, कोई तजुर्बा, कोई पंगा लिया हैं? ब्लैक के साथ किया हुआ है। वाकई कोई रिजल्ट आया था? रिजल्ट आ जाते हैं लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता। फिर लॉन्ग टर्म में तो उसका। अच्छा जी, आप ऐसे ही है कहाँ पे जाती है? वो खैर उन्होंने एक दूसरी टर्म यूज़ कर ली है, वो अपने आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा जी, आपकी एसईओ टेक्निक्स जो सी होती है ना दुनिया में, किसी भी वेबसाइट की जो एसईओ करेंगे वो जनाब उसके, हाँ उसके जनाब 3 मेथड होते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल जो मेथड होता है ना, जो कि बिल्कुल एथिकल होता है और जो कि एक्सेप्टेबल है सर्च इंजन के लिए भी, हर किसी के लिए भी, जो जिसमें आप हर चीज़ बिल्कुल फेल नहीं करते हैं, दैट इज़ दी वाइट हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ का आसान अल्फाज में करेंगे कि जनाब ये आपकी एथिकल एसईओ होती है। इसमें आप कोई 2 नंबरी नहीं करते, कोई रंगबाजी नहीं करते, कोई शॉर्टकट्स नहीं आप लोग यूज़ करते हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से आप एसईओ करते हैं, ठीक है। वैल्यू एडिशन करते हैं, वैल्यू डिलीवर करते हैं। दूसरी होती है जनाब आपकी ब्लैक हैट एसईओ। ये होती है आपकी 2 नंबरी, ठीक है। आप शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। आप गूगल को किसी, क्योंकि गूगल जो है वो बेसिकली आप उसके पीछे इंसान तो नहीं बैठे हुए, ठीक है। गूगल का तो एल्गोरिथम है, तो आप गूगल के एल्गोरिथम को किसी तरीके से ट्रिक करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं कोई शॉर्टकट यूज़ कर लूँ, मैं कोई ख़ास टैग यूज़ कर लूँ, मैं कहीं से कोई लिंक गेन कर लूँ, कुछ ना कुछ मैं क्लोकिंग कर लूँ, किसी ना किसी तरीके से मेरी वेबसाइट रैंक कर दे और जनाब मुझे बिजनेस जनरेट होना शुरू हो ये तो एक्सपर्ट लेवल पे जाके, ठीक है। अब ये होती है जनाब ब्लैक हैट एसईओ, और ब्लैक हैट एसईओ होती है जनाब आपकी जो पाकिस्तान इंडियन कम्युनिटी है, अल्लाह माफ़ करे, सबसे ज़्यादा ये लोग इसी काम में ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं ना, यानी कि गोरे भी चीज़ इन्वेंट करते हैं और इसका तोड़ निकालने वाली जो सी होती है ना, वो आपके जो साउथ एशियन जो है ना कम्युनिटीज़, वो इसमें 2 नंबरी इसमें काफ़ी आ गई है। तो हाँ जी, जिस तरह आपके फिलिपिनोज हैं, जिस तरह आपके पाकिस्तानी इंडियंस हैं, या कुछ इवन गोरों ने भी ये काम किए हैं, तो ये ब्लैक हैट एसईओ होती है। ब्लैक हैट एसईओ कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा होती थी, तकरीबन 2011 से पहले ब्लैक हैट एसईओ बहुत ज़्यादा होती थी। उसकी रीज़न ये थी कि जनाब गूगल लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था? 98 आई थिंक 98 या 99 में ये लॉन्च हुआ था। तो उस वक्त गूगल का एल्गोरिथम काफ़ी सिंपल था, सिंपल से उनके तरीके थे, एल्गोरिथम में इतनी कम्प्लेक्सिटीज नहीं थी। तो उस दौर में गूगल को ट्रिक करना, बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान था। तो लोग 2 नंबर तरीके यूज़ करके, शॉर्टकट्स यूज़ करते, काफ़ी तरीके से गूगल को ट्रिक करके अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे गूगल का एल्गोरिथम जब इवॉल्व हुआ है, ठीक है, तो 2011 के बाद गूगल ने अपने एल्गोरिथम में बड़ी रेडिकल चेंजेस किए। गूगल बड़े अपडेट्स लेके आए, ठीक है। और अपडेट्स का बेसिक पर्पज़ ये था कि जो लोग ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हैं उसको किसी ना किसी तरीके से डिस्करेज किया जाए, वेबसाइट्स को पेनलाइज किया जाए। 2011 के बाद जनाब दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस बंद भी हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुई हैं सर्च इंजन रैंकिंग्स में। वो सारा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स में। तो अब जो उनसे है ना, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस बिजनेस में वाकई सर्वाइव करना है तो जस्ट गो फॉर दी वाइड हैट एसईओ। आप लोग हो सकता है प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जाएंगे, आपको बंदे मिलेंगे, अच्छा यार ये भी एक तरीका होता है, इस तरीके ये आप कर लें, क्लोकिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो आप जल्दी रैंक कर दें। लेकिन आप जल्दी रैंक तो कर देंगे, लेकिन जैसे गूगल डिटेक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, तो गूगल आपको पेनलाइज करेगा, ठीक है जी। तो रिस्की है बहुत ब्लैक हैट एसईओ, इसलिए ब्लैक हैट एसईओ हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ वाइट हैट एसईओ करेंगे। ग्रे हैट एसईओ ये होती है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज हैं जो कि ना तो प्योरली वाइट हैट है, ना ही प्योरली ब्लैक हैट है, ठीक है जी। वो उन दोनों के दरमियान में फॉल कर रही होती है, यानी कि वो ऐसी प्रैक्टिसेज होती हैं जिनको गूगल टू सम एक्सटेंट गूगल एक्सेप्टेबल कर लेता है। अगर आप थोड़ा बहुत वो करते हैं ना वो काम, तो गूगल इसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर जनाब आप ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं तो गूगल फिर आपको पेनलाइज करेगा, ठीक है जी। जी आपका क्या क्वेश्चन था? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ग्रे हैट एसईओ है, तो ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये मतलब लीगल है या नहीं?
हाँ, इसकी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर आप जब आप एसईओ इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो आप इंटरनेट के ऊपर आपको आर्टिकल्स मिल जाया करेंगे कि अच्छा जी ये जो एक टेक्निक थी जो कि पहले बहुत ज़्यादा यूज होती थी, जिस तरह रेसिप्रोकल बैक लिंकिंग की होती थी, लिंक एक्सचेंज। लिंक एक्सचेंज का तो पता है ना आपको। लिंक एक्सचेंज होता है ये कि जी ये आपकी वेबसाइट है, ये सनम साहब की वेबसाइट है, ये अब्दुल रहमान की वेबसाइट है, ठीक है जी, दोनों एक दूसरे के कंपैरेटर हैं। तो वो उसको कहते हैं यार तुम अपनी वेबसाइट का बैकलिंक मुझे दे दो, मैं अपनी वेबसाइट का बैकलिंक तुम्हें दे। तो दोनों ने एक दूसरे को बैकलिंक दे दिया और दोनों की वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर हो। तो ये आज से कुछ साल पहले ये रेसिप्रोकल बैकलिंकिंग लिंक एक्सचेंज ये बहुत ज़्यादा होता था। तो अब ये गूगल के नज़दीक ये ग्रे है। अगर आप एक आध किसी बंदे से आपने कर लिया तो फेयर एनफ, अगर आप ज़्यादा करेंगे गूगल आपको पेनलाइज करेगा, ठीक है। पेनलाइज क्या करता है? पेनलाइज करने का मतलब ये होता है कि गूगल जब आइडेंटिफाई करता है कि यार आप कोई 2 नंबरी कर रहे हैं, तो गूगल उस चीज़ को पकड़ के फिर आपकी रैंकिंग को ड्रॉप कर देता है। तो हो सकता है कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर अगर आप पहले पेज के ऊपर रैंक कर रहे थे, कुछ सर्च क्यूरीज के ऊपर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही थी एसईओ से, तो जब आपको पेनलाइज करेगा तो आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी। आपकी वेबसाइट को टर्मिनेट कर सकते हैं। हाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो टर्मिनेट नहीं होता, वो डीइंडेक्स होता है, ठीक है। एक तो ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट अगर किसी सर्च क्वेरी पर पहले पेज पे या पहले नंबर पे रैंक कर रही थी, उसको जनाब गूगल ने पेनलाइज किया, आपकी वेबसाइट चौथे नंबर पे चल रही। इसका मतलब है कि उसके ऊपर जितनी भी ट्रैफिक थी आपकी एसईओ की वो सारी की सारी फारिग होगी, ठीक है। एक्सट्रीम केस उसका ये होता है कि गूगल आपकी वेबसाइट को डीइंडेक्स करता है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। डीइंडेक्स ये होता है कि गूगल आपकी वेबसाइट को अपने डेटाबेस से ही निकाल देता है, अपनी सर्च रिजल्ट से निकाल देता है। फिर आप अपनी वेबसाइट को बाय नेम भी सर्च करेंगे ना, तो आपको आपकी वेबसाइट नहीं नज़र आएगी गूगल में। जब नज़र ही नहीं आएगी तो सिर्फ वो वेबसाइट लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे जो कि आपके ब्रांड को जानते हैं। जो नहीं जानते वो सारी आपकी वेबसाइट। गूगल में अगर आप अपने .com के साथ www के साथ लिखेंगे फिर भी नहीं आपको आपकी वेबसाइट नजर आएगी। इसको कहते हैं डीइंडेक्स करना। वो फिर उस पर टाइम लगता है। अगर आप फिर ये है कि आप फिर आप बंदे के पुत्रों की तरह फिर आप काम कर रहे हैं, जो पहले आपने जो काम किए हुए थे 2 नंबर की थी उनको आप रेक्टिफाई करें। फिर आप गूगल को एक रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि जी ये और इस तरह का ये होता है ना, उसको कहते हैं मैनुअल, उसका एक सेक्शन भी होता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपकी जाते भी कहूँगा। वो एक्सट्रीम केस होता है और उसमें फिर अगर आपको वो आता है ना, गूगल आपको रीज़न ही बताता है कि इस वजह से आपको डीइंडेक्स किया गया, फिर आप उसको करती हैं थोड़ा। फिर हो सकता है कि गूगल जब नेक्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट को आए और देखे कि यार वो इशूज़ रिजॉल्व हो गया, तो वो खुद ब खुद आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, खुद ब खुद उसकी रैंकिंग को बेहतर कर देगा। उनको प्रूव करना पड़ता है बेसिकली। प्रूव नहीं करना पड़ता, आपने अपने आप को यानी कि बेहतर करना है। गूगल भी खुद ही आगे आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लेगा और दोबारा इंडेक्स कर लेगा। तो इसमें ये है कि यार इस चीज़ को अवॉइड करने से बेहतर है कि आप इन दी फर्स्ट प्लेस आप सिर्फ वाइड हेड एसईओ ही करें, ठीक है जी। अच्छा जी, कल यार हमारा इंशाल्लाह पोर्शन स्टार्ट हो, हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा जी 6 बजे शार्प, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोर काफ़ी किया होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें होंगी, ये बेसिक चीज़ें बता दी आप लोगों को। अब एक चीज़ आप लोगों को बताए तो कल का लेक्चर यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न इसकी ये है कि यार कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊँगा कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। आप लोगों ने तो माशाल्लाह पहले पढ़ लिए तो आप लोगों को समझने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मैं एसईओ के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बताऊँ। शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एसईएम में। हाँ जी, हाँ जी, शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। सर जैसे हाउ टू बाय, एसईएम में बताया आप सबको, एसईएम में गूगल एड्स के सर ये बताया है मुझे, इसको थोड़ा सा माइंड से बताया होगा। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई रिपीट करते हैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँ। ये शॉर्ट। अच्छा जी, एक चीज़ अब हम लोग आगे करेंगे।
फिर इंशाल्लाह यार हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना वो होगा कीवर्ड्स के बारे में। अच्छा एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं गूगल के अंदर, मैंने कुछ भी सर्च किया गूगल के अंदर, लाइक मैंने सर्च किया जी रेंट अ कार इन कराची, इसको टेक्निकल टर्म में क्या कहा जाता है? ये लॉन्ग टेल है। नहीं वो छोड़ दें, इसको कहते हैं क्या? कीवर्ड, की फ्रेज। नहीं कीवर्ड नहीं, इसके अलावा क्या कहते हैं? अच्छा अगर आप इसको कीवर्ड कहते हैं तो मैंने सर्च किया जी ये, इज इट अ कीवर्ड? इज इट अ कीवर्ड? कीवर्ड नहीं है। सर्च क्यूरी, इसको सर्च क्यूरी कहते हैं। आप कुछ भी सर्च करें, ब्ला 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 कुछ भी सर्च कर लिया आप कीवर्ड, यानी कि वो एक अलग बात है कि यार वो कीवर्ड है या नहीं है, लेकिन पहले वो सर्च क्यूरी है। तो आप कुछ भी दुनिया में सर्च करते हैं जनाब, वो होती है सर्च क्यूरी आपकी, ठीक है। अच्छा, एवरी कीवर्ड इज अ सर्च क्यूरी, ठीक है, बट एवरी सर्च क्यूरी इज नॉट अ कीवर्ड, ठीक है। ये सर्च क्यूरी तो है लेकिन ये आपका कीवर्ड नहीं है। रेंट अ कार इन कराची, अच्छा जी कीवर्ड है, क्यों है? क्योंकि उस यानी किसी ने उसकी वेबसाइट बनाई होगी अपने रेंट अ कार इन कराची एक कीवर्ड है, एक सर्च क्वेरी तो है ही लेकिन कीवर्ड है और उसकी एक यूनिक आईडी बनी हुई है। रिजल्ट बेस्ड है, लोगों ने टैग नहीं रिजल्ट पे, अगर इसके ऊपर भी अगर रिजल्ट पे जा उसकी एक यूनिक आईडी बनी हुई है ना, क्यूरी की आईडी बनी हुई है, ठीक है, टैग लगाए हुए हैं। टैग नहीं, ये नहीं आई थिंक सही इसका है, बिल्कुल सिंपल सा यूनिक आईडी और यूआरएल बना हुआ है उसका। इसका बिल्कुल एक सिंपल सा जवाब। सर ये एक जुमले का हिस्सा है रेंट का। आप यू आर वेरी क्लोज, लेकिन उसके अलावा सोचें तो फिर वो उसको कीवर्ड वेबसाइट पर भी अपनी अकल के घोड़े दौड़ाएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। उस चीज़, उस लफ्ज़, उस फ्रेज के बेसिस पे तो कहीं ना कहीं किसी ने कुछ किया है, कुछ ना कुछ किया है। क्या आपने कहा? सर्च किया होगा उस पर। सर्च किया है, यू आर वेरी वेरी क्लोज, उसकी सर्चेज हैं। रेंट अ कार इन कराची, उसकी स्पेसिफिक 100, 200, 1000, 500, 1500 कुछ भी उसकी सर्चेज हैं। तो गूगल को गूगल के डेटाबेस में ठीक है, उसकी सर्चेज है। अब ये देखिए, ये जो वर्ड है इसकी सर्चेज कोई नहीं है, ठीक है। या कोई भी ऐसी सर्च क्वेरी मैं जनाब सर्च करता हूँ, मैं गूगल में लिखता हूँ, जी आई वांट टू रेंट अ कार इन कराची बिकॉज आई वांट टू, यार एक मिनट, अच्छा जी मैं सर्च करता हूँ जी आई वांट टू रेंट अ कार इन कराची बिकॉज आई वांट टू गो टू जी गुलशन हदीद, ठीक है। अब मैंने इतना लंबा मैंने जो लिखा है, इज इट अ कीवर्ड? इट्स नॉट अ कीवर्ड बट इट्स अ सर्च क्वेरी। जो इतना लंबा मैंने लिखा, इतना लंबा सर्च कोई नहीं करेगा, लेकिन हाँ आपके उस सर्च क्वेरी के अंदर एक वर्ड कॉमन है, रेंट अ कार इन कराची या रेंट अ कार इन कराची। तो वो एक यानी कि उसकी स्पेसिफिक सर्चेज है, वो हर महीने कराची के अंदर कोई 500,000 लोग उसको सर्च कर रहे हैं उस सर्च क्वेरी को। तो गूगल को पता है कि यार दैट इज द सर्च क्वेरी, इसकी सर्चेज होती हैं, इसको इतने लोग सर्च करते हैं। तो गूगल को पता है यार इस सर्च क्वेरी के ऊपर हमने क्या रैंक करना है, कौन सी वेबसाइट हमने इसके ऊपर ब्रॉडली हमने रैंक करनी है। और की फ्रेज भी यानी कि उसी से ही एक मिलता जुलता है, यानी कि थोड़ी सी अगर वो ब्रॉड हो जाए, लाइक रेंट अ कार इज अ कीवर्ड, रेंट अ कार इन कराची एट दी बेस्ट प्राइसेस एट, वो आपका थोड़ा सा एक की फ्रेज हो जाएगा, ठीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है जी यार एनी क्वेश्चंस? तो आपने जो भी सर्च क्वेरी बोली है तो उसमें भी वो रिजल्ट देगा आपको? रिजल्ट देगा, लेकिन यार इतना लंबा सर्च कौन करता है? इसकी सर्चेज कोई नहीं है तो डेट इज अ क्वेरी। सर डिफरेंट कीवर्ड्स पे भी रैंक करवा सकते हैं वेबसाइट को, या सिर्फ एक ही कीवर्ड पे हम? नहीं, डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग रैंक, मतलब कि जो कि रिलेटेड है हमारे मतलब कि हम लोग कोई भी क्वेरी इससे ऊपर सर्च करते हैं तो गूगल जो इतना स्पीडली काम करता है, वो सिर्फ हमें कंटेंट देता है, पीछे जो चीज़ें पड़ी हैं वो उनका सिर्फ लिंक देता है हमें। देखिए गूगल ने वो जो है ना हमारी पूरी वेबसाइट को एनालाइज करके अपने पास सेव किया होता है, उसके पास रिकॉर्ड होते हैं, मतलब कंटेंट बेस्ड चीजें ट्रिलियंस पता नहीं ट्रिलियंस ऑफ टीबीज के अंदर गूगल ने बहुत बड़े दुनिया के अंदर डेटा सेंटर्स आप जाके एक्सरे हुआ है और वो लोकेशन के लिहाज से भी आप टीबी के ऊपर जाके ना डेटा सेंटर्स पे जाके वीडियो देखिए गूगल के ऊपर, कितना बड़ा उनके जनाब। मैं कह रहा हूं लोकेशन के लिहाज से भी ये देखता है, बिल्कुल लोकेशन के लिहाज से भी। आप यहाँ से सर्च कर रहे हैं ओनली शॉपिंग इन पाकिस्तान, आपको कुछ रिजल्ट नजर आएगा। पाकिस्तान अगर ना लिखे फिर भी आपको शो करेगा। आपने लिखा जी कराची से बैठ के लिखा रेंटा का, आपको कुछ और रिजल्ट नजर आएगा।
ये लाहौर में बैठ के लिखेंगे रेंटा कार, उनको और रिजल्ट नजर आएगा। ये मॉडल टाउन से सर्च कर रहे हैं रेंटा कार, इनको कुछ और रिजल्ट नजर आ जाएगा। आप मार रोड से सर्च करें, आपको हो सकता है दूसरा कोई और जो मार रोड की कोई नियरेस्ट लोकेशन आपको वो नजर आ जाएगी। वो लोकल सर्च रिजल्ट, हाँ लोकलाइज सर्च रिजल्ट, लोकल सर्च रिजल्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल सर्च रिजल्ट्स होते हैं, लोकल एसईओ में ये चीज़ आपकी आती है। ये गूगल जो है ना, देयर आर सम बिजनेसेस जिसमें आपकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो गूगल देखता है कि यार आप जिस बंदे ने जहाँ से सर्च किया उसकी नियरेस्ट लोकेशन कौन सी है। जैसे आपने रेंटा कार इन कराची सर्च किया तो आपको जनाब गूगल पूरे का पूरा एक मैप दिखा देगा। ये देखिए जी, ये मैप है। अच्छा जी, आपने यहाँ पे कहीं पर सर्च किया, आपने इधर आपकी लोकेशन ये है, तो गूगल आपको बता रहा है कि यार ये जो बिजनेसेस है ये कहाँ कहाँ पे हैं और आपको कौन कौन सा नियरेस्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लोकल सर्च रिजल्ट दैट इज हम लोग अपनी लोकेशन डिफरेंट जगह पे देते हैं। हाँ, आप लोकेशन चेंज करते हैं, आपको रिजल्ट कुछ और नजर आएगा। नहीं, एक से ज़्यादा लोकेशंस बना सकते हैं। वो तो प्रॉक्सी बना रखी है ना, वो तो आपकी ब्रांचेस पे है, लेकिन अगर आप कितने branches लोग ज्यादा- करेंगे, आप कर लेंगे और कितने लोग करेंगे। आम बंदे को तो नहीं इस चीज़ का पता, आम बंदे को तो और ज़रूरत क्या है उसकी। ठीक है, और एक वक्त में तो आप अपनी एक ही प्रॉक्सी सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ से आप यूएसए की कर लेंगे या न्यूजीलैंड की कर लेंगे, किसी और जगह की कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो गया था तो लोग ख़त्म जी। एंड जी ये जब ये ब्लैस्फेमी का इशू आया था कुछ साल पहले, जब यूट्यूब बैन थे ना, आज से काफ़ी 7-8 साल पहले, तो उस वक्त लोग अपनी लोकेशन प्रॉक्सी चेंज करके तो एक्सेस कर लेते थे। सही है जो आपने बताया। अच्छा यार, आज का सेशन कैसा था? बहुत ठीक है, कोई क्वेश्चन हो? अच्छा यार, एक और चीज़, दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस, basit@gmail.com। आप लोगों की यार कोई भी क्यूरीज हैं, सॉरी ये gmail.com है। ठीक है सर, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो। व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं व्हाट्सएप में इतना एक्टिव नहीं हूँ, पता नहीं शायद पुराने ज़माने का बंदा हूँ मुझे। बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दें। ऐसे उठाना है, बंद नहीं है कुछ भी। नहीं, उन्होंने बंद किया और मैंने क्या करना। कैसी आज तुम मेरे साथ जाना है? 3 लोग। आज मैंने फिर इबादत की हुक्म किया लड़के से क्यों? दिल से कहा, वो हमजा नहीं आया था सुबह।